चैप्टर 111 टू 120। चरमराहट। घर के बांस के दरवाजे को सावधानी से खोला गया था और एक नाजुक लड़की धुले हुए कपड़ों से भरी बांस की थाली लिए हुए अंदर आई। एक 15 या 16 साल की लड़की। वह शांत और कोमल थी, जैसे चंद्रमा के नीचे कमल का फूल। उसने मोटे कपड़े से बने भूरे सफेद कपड़े पहने थे, लेकिन यह उसके सितारे जैसी सुंदरता और ईथर स्वभाव को छिपाने में असमर्थ था। विशेष रूप से उसकी आंखों की जोड़ी, जो क्रिस्टल के शुद्धतम से भी अधिक स्पष्ट थी। वे इतने सुंदर थे कि वे दुनिया की हर चीज का रंग उड़ा सकते थे। स्पष्ट रूप से यह देखने के बाद कि वह कहाँ है, युनचे ने पहले ही उसके प्रकट होने की भविष्यवाणी कर दी थी। लेकिन जिस क्षण उसने दरवाजा खोला और प्रवेश किया, उसका दिल अभी भी अतुलनीय रूप से भयंकर रूप से धड़क रहा था। उसकी आंखें और अभिव्यक्ति जम गई, क्योंकि वह खाली घूर रहा था, जैसे कि दुनिया में सब कुछ उस पल में बेरंग हो गया हो, केवल उसके फिगर को छोड़कर। उसकी सारी भावनाएं, उसके सारे विचार, उसकी सारी मान्यताएं इस समय पागलपन और पूरी तरह से उमड़ रही थीं। उस साल जब वह उसकी बाहों में मरी तो उसने अपना दिल रोया, यह सोचकर कि वह इस जीवन में फिर कभी नहीं रोएगा। लेकिन इस समय वह अपनी आंखों से बेकाबू होकर बहने वाले गर्म आंसुओं को महसूस कर सकता था। धड़कती हुई भावनाएं जो अब उसकी नहीं थीं, उसके सीने में बेतरतीब ढंग से गुंथी हुई थीं। वह पहले से ही भूल गया था कि वह कहाँ था, भूल गया कि वह अभी भी एक परीक्षण के बीच में था। उसकी सारी भावनाएं इस क्षण उसकी आत्मा से निकली एक हल्की सिसकियों की पुकार में तब्दील हो गईं। लिंग ए टकराना। बालिका के हाथ में लगा बांस का कटोरा जमीन पर गिर गया। युनचे को बिस्तर पर बैठे हुए देखकर उसकी खूबसूरत आंखों ने गहरा आश्चर्य प्रकट किया। वह कुछ ही कदमों में उसके बिस्तर के सामने पहुंच गई। उसकी अभिव्यक्ति चिंतित थी, लेकिन उसने अपनी आवाज को यथासंभव कोमल बनाने की कोशिश की। बिग ब्रदर युनचे, आप जाग रहे हैं? क्या आपका शरीर अभी भी दर्द करता है? क्या आपको लगता है कहीं असहज तो नहीं? लड़की का चेहरा पहले से ही बहुत करीब था और उसकी स्त्रैण आभा ने युनचे के दिल पर भारी प्रभाव डाला। उसकी आंखें खुशी, चिंता के साथ साथ गहरी छिपी कड़वाहट और लालसा से भरी थीं। यह ठीक वैसा ही था जैसा उसकी यादों में और उसके सपनों में अनगिनत बार था। हालांकि उसने कभी यह सोचने की हिम्मत नहीं की थी कि एक दिन वह इस खूबसूरत आंखों की जोड़ी को फिर से देख पाएगा। उसके होंठ कांपते रहे, पर वह एक शब्द भी न कह सका। उसकी चेतना इस क्षण पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, केवल इस आकृति को छोड़कर जो उसकी आत्मा की गहराई से अंकित थी, एक ऐसी आकृति जिसे वह मृत्यु में भी कभी नहीं भूल पाएगी। उसने लापरवाही से अपनी बाहें फैला दी, जो अभी भी पट्टियों में लिपटी हुई थी, और लिंगेर के आश्चर्य के रोने के बीच उसने उसे कसकर गले लगा लिया। उसने उसे बहुत कसकर गले से लगा लिया, मानो उसे डर हो कि अगर वह थोड़ा भी ढीला हुआ तो वह उसे छोड़ देगी। बिग ब्रदर युनचे। लिंगेर का शरीर काफी देर तक जम गया। तभी वह मुड़ी और उसे गले से लगा लिया। उसका शरीर पूरी तरह से उसकी छाती से सटा हुआ था और वह धीरे से बुदबुदा रही थी। लिंग ए। युनचे जानता था कि वह इस समय कितना असहनीय था। उसका दिल पूरी तरह से गड़बड़ हो गया था। अपने ही रोने से वह स्पष्ट रूप से सुबकने की आवाज सुन सकता था और वह आंसू के उन दागों को महसूस कर सकता था जो लगातार उसके चेहरे पर फिसल रहे थे। यह एक ऐसा दृश्य था जो उस दर्दनाक नुकसान के बाद उसके सपनों में ही दिखाई देगा। उसका दिल इतना गर्म था कि उसने धड़कना लगभग बंद कर दिया था, जिससे उसे लग रहा था कि भले ही वह अभी मर जाए, फिर भी वह असीम रूप से संतुष्ट रहेगा। यदि वह कर सकता था तो वह फिर कभी जाने नहीं देना चाहता था, भले ही उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़े। उन वर्षों के दौरान वह उसके अस्तित्व के अभ्यस्त थे, उसे अपना बंदरगाह मानते थे। हर बार जब उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था और वह मृत्यु के कगार पर था, तो वह इस छोटे से घर के सामने रेंगने के लिए बेताब हो जाता था, जिसे उसने अपने 2 हाथों से उनके लिए बनाया था। हर बार जब उसे गर्मी की जरूरत होती तो वह बेकाबू हो जाता। इधर आओ। हर बार वो चिड़चिड़ा और पागल रहता था। वह हमेशा शांति की तलाश में यहाँ आएंगे, और वह हमेशा उसके शरीर और आत्मा पर घावों को ठीक करती थी। धारा में उसके लिए मछलियां पकड़ती थी, उसकी पीठ थपथपाती थी और उसे एक बच्चे की तरह सोने के लिए फुसलाती थी। उसकी सतर्कता बहुत अधिक थी और वह आमतौर पर हर 15 मिनट में जाग जाता था। केवल उसके स्थान पर क्या वह अगले दिन दोपहर तक सोएगा? उस समय उसके पास केवल वही गर्मजोशी थी। हालांकि उसकी आंखें घृणा से अंधी हो गई थीं, और उसने, जिसने अपने जीवन में सब कुछ के रूप में बदला देखा, केवल एक आदत के रूप में माना। केवल उस दिन तक जब तक उसने उसे खो दिया, क्या वह वास्तव में समझ पाया कि यह लड़की लंबे समय से अधिक महत्वपूर्ण थी उसके जीवन से, और उसकी घृणा से अधिक महत्वपूर्ण। बार बार उसने आंसू बहाते हुए उससे बदला न लेने की विनती की। बिना किसी शिकायत या पछतावे के हार मानने के बीच उसके पास केवल यही अनुरोध था। उसने नहीं सुना। अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी उसने अपने अंतिम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने स्वामी से बदला नहीं लेने के लिए, और उसके लिए बदला नहीं लेने के लिए राजी किया। इसलिए नहीं कि उसे मारने वाले उसके रिश्तेदार थे, लेकिन क्योंकि उसे इतनी सख्त उम्मीद थी कि वह अब नहीं रहेगा अंतहीन नफरत में जीना जारी रखें। उसे खोने के बाद चाहे कितना भी कष्ट क्यों न हो, कितना ही पछताना क्यों न हो, वह कभी वापस नहीं आ सकता। यदि यह संभव होता तो वह इसके बदले में अपने पास मौजूद हर चीज का उपयोग करने को तैयार था, भले ही वह उसका अपना जीवन और आत्मा ही क्यों न हो। लिंग ए। उसने लिंग को अपने आलिंगन में कसकर गले लगाया और बार बार पुकारा, यह उम्मीद करते हुए कि वह इस सपने से कभी नहीं उठेगा।
इस तरह की खुशी जो खो गई थी और वापस आ गई थी, वह इतनी गर्म थी कि कोई भी शब्द उसका वर्णन नहीं कर सकता था। बिग ब्रदर यूचे, उसके कान के पास लिंग एयर की कोमल फुसफुसाहट सुनाई दी, एक सपने की तरह हल्की। अब बदला लेने के बारे में मत सोचो, ठीक है? स्वर्ग में आपके स्वामी की आत्मा आपको इस तरह नहीं देखना चाहती होगी। जब तक आप बदला नहीं लेना चाहते, चाहे कुछ भी हो, मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, हम दोनों इस बांस के जंगल में रह सकते हैं। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हम सब जीवन भर मैं तुम्हारी सबसे कोमल पत्नी बनूंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। उसकी सुगंधित सुगंध, उसकी आवाज और उसके शब्द इतने परिचित थे क्योंकि यह सुगंध और आवाज पूरी तरह से उसकी थी। इसके अलावा ये वे शब्द थे जो उसने उससे कई बार कहे थे। अतीत में हर बार जब उसने ये शब्द उससे कहे तो उसका दिल धड़क उठा, लेकिन तुरंत यह नफरत से मजबूती से दब गया। उसे खोने के बाद उसने कई बार कल्पना की थी, यदि समय उल्टा हो सकता है और स्वर्ग ने उसे एक और मौका दिया है तो वह इसे कभी अस्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जोर से सिर हिलाया। उसने लगातार 5 या 6 बार सिर हिलाया और कर्कश स्वर में दृढ़ता से कहा, ठीक है, ठीक है लिंग एयर, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अब बदला नहीं लूंगा। अब से तुम मेरी जिंदगी हो, तुम जहां भी हो मैं वहां रहूंगा, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, आपकी रक्षा करूंगा और जीवन भर आपसे अलग नहीं रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। हर वाक्य, हर शब्द और भावनाओं का हर अंश उनकी आत्मा की गहराइयों से आया था। वह कैसे चाहता था कि वह इन शब्दों को वापस उसके लिए चिल्ला सके। लिंगेर ने खुशी के आंसू रोए, उसकी दो जेट जैसी बाहों ने उसे कसकर गले लगा लिया। बिग ब्रदर यूचे, क्या तुमने जो कहा वह सच है? क्या यह सच है? यह सच है, हर शब्द सच है। अगर एक भी झूठ है तो मुझे स्वर्ग से नष्ट कर दो। यूचे ने प्रत्येक शब्द को दृढ़ता से कहा। इन शब्दों को कहने के बाद उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी अभिव्यक्ति कितनी शांत और संतुष्ट थी। उसने महसूस किया कि कोई नुकीली और ठंडी वस्तु उसकी पीठ में गहरी चुभ रही है। ताज़ा खून बह निकला और उसकी चेतना भारीपन के बीच तेजी से बिखर गई। उसके सामने का दृश्य विकृत और छिन्न भिन्न हो गया और संसार अंधकार में लौट आया। यूचे ने अपनी आंखें खोली और उसके सामने वो दो विशाल सुनहरी आंखें थीं। मैंने खोया। यूचे आत्मा मजाक में हंसे, लेकिन उनकी हंसी बहुत शांतिपूर्ण थी। मैंने मूल रूप से सोचा था, अपनी मनस्थिति के साथ मैं परीक्षण के इस तीसरे चरण से आसानी से गुजर सकता था, लेकिन मैंने खुद को कम करके आंका। हे, मैंने आपको निराश किया होगा। शक्ति की खोज के प्रति मेरा हृदय इतना दृढ़ नहीं है। फीनिक्स स्पिरिट की आवाज सुनाई दी, आपकी आत्मा इंद्रियां मुझे बताती हैं, शुरू से ही आप जानते थे कि यह केवल एक भ्रम था। आपने बिस्तर के बगल में खंजर को भी स्पष्ट रूप से देखा था और स्पष्ट रूप से जानते थे कि यदि आपने इस खंजर को उठाया और उस लड़की को मार डाला तो आप इस भ्रम को तोड़ने में सक्षम होंगे और इस प्रकार इस परीक्षा को आसानी से पार कर लेंगे। आप इस भ्रम में क्यों डूबे रहना पसंद करेंगे और यहाँ तक कि खुद से यह भी कहेंगे कि सब कुछ वास्तविक था। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके हृदय में जो महान शक्ति आपकी उंगलियों पर है, उसकी तुलना उस अस्थायी भ्रम से नहीं की जा सकती है? उद्धरण चिन्ह। मैं यह नहीं कर सकता। यूचे ने धीरे से अपना सिर हिलाया। यह भ्रम मेरी आत्मा की गहराई में सबसे कीमती स्मृति से उत्पन्न हुआ। यह एक भ्रम और सबसे वास्तविक सौंदर्य दोनों था जो मेरी आत्मा में गहराई से अंकित था। आप यह नहीं समझ पाएंगे कि वह लड़की मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और इससे भी अधिक, आप यह नहीं जान पाएंगे कि मैं उसका कितना एहसानमंद हूँ। भले ही यह केवल एक भ्रम था, भले ही मुझे कीमत के रूप में अपनी महान शक्ति खोनी पड़े, मैं निश्चित रूप से उसे चोट पहुंचाने के लिए तैयार नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। फिर भी आपको स्पष्ट रूप से क्यों आभास हुआ कि उसने चुपके से उस खंजर को उठाया था और उसे आपकी ओर वार किया था, लेकिन आपने उसे धक्का नहीं दिया और चकमा भी नहीं दिया? सिंदूरी चिड़िया की आत्मा ने हैरान स्वर में पूछा। यूचे मुस्कुराया और उसकी मुस्कान बहुत उदास थी। मुझे पता है, वह एक भ्रम था जो आपने जबरदस्ती मेरी यादों में दखल देकर बनाया था। मेरे लिंग, भले ही उसे मरना पड़े, वह निश्चित रूप से यहाँ तक मौत का कारण बनने को तैयार नहीं होगी। मुझे थोड़ा सा नुकसान, लेकिन मैं उसके हाथों मरने को तैयार था, क्योंकि मैं उसका जो एहसानमंद हूँ वह मेरे जीवन से कहीं अधिक है। उसके हाथों मरने में सक्षम होने के लिए, भले ही यह एक भ्रम था, कमोबेश यह मेरे दिल में अपराधबोध को थोड़ा कम कर देगा। उद्धरण चिन्ह। फीनिक्स स्पिरिट लंबे समय तक चुप रही। मैं सत्ता के लिए प्यासा हूँ, लेकिन इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो मेरे लिए शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। मुझे शक्ति की आवश्यकता है ताकि मैं उन चीजों की रक्षा कर सकूं जो और भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसा लगता है अंत में मेरे पास फीनिक्स से आने वाली शक्ति प्राप्त करने के लिए भाग्य या योग्यता नहीं है। हालांकि भले ही मैं परीक्षण में विफल रहा, फिर भी मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि इस परीक्षण ने मुझे उसे देखने की इजाजत दी। फिर से उसे गले लगाओ और यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से उसे वह वचन दो जो मेरे पास है। हमेशा उसे देने का सपना देखा। यूचे मुस्कुराए और उनकी मुस्कान बहुत ही गर्मजोशी भरी थी, बिना किसी अनिच्छा या खेद के। ऐसा लगता है वह लड़की जिसे आप लिंग एयर कहते हैं, वास्तव में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके दिल में उसकी वजह से एक बेहद भारी पछतावा भी है। हालांकि आपको इस पछतावे को अपनी आत्मा की गहराई में दबाने की आवश्यकता नहीं है। आपने पुनर्जन्म से गुजरने के लिए स्वर्गीय गहन खजाने का उपयोग किया और इस दुनिया के कारण और प्रभाव के नियम के साथ छेड़छाड़ की। तितली प्रभाव के तहत समय, आयाम और विमान सभी तदनुसार बदल गए। कुछ पछतावे और ऋण जरूरी नहीं कि उन्हें हल करने और बनाने का मौका मिले। उद्धरण चिन्ह।
आपने पुनर्जन्म से गुजरने के लिए दिव्य गहन खजाने का उपयोग किया। इस वाक्य ने युनचे के दिल को बहुत हिला दिया। वह सीधे उसके सामने विशाल सुनहरी आंख को देखता रहा और बहुत देर तक बोलने में असमर्थ रहा। स्वर्गीय गहन खजाना, पुनर्जन्म से गुजरना, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने वास्तव में देखा कि उसने 2 जीवन जिया था? और उसके 2 जीवन जीने का कारण, क्या वह स्वर्गीय गहन निधि के पुनर्जन्म के कारण था? स्वर्गीय गहरा खजाना। मोली ने कहा कि स्काई पॉइजन पल जो उनके शरीर के साथ जुड़ा हुआ था, स्वर्गीय गहन खजाने में से एक था। लेकिन स्काई पॉइजन पल की क्षमताएं जहर, दवा, गलाने, अंतरिक्ष और स्काउटिंग पर केंद्रित थीं। इसमें पुनर्जन्म से गुजरने की क्षमता कैसे हो सकती है? जहां तक इस वाक्य के बाद के भाग की बात है, वह इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया। उसने अस्थायी रूप से पूछा, इन सभी शब्दों से आपका क्या मतलब है? हे, फीनिक्स आत्मा रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए, आपको केवल इसका आधा समझने की जरूरत है, बाकी को प्रकट नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ती जाएगी और इस दुनिया में आपकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। युनचे ने विचार किया और फिर सिर हिलाया। फीनिक्स स्पिरिट, भले ही मैं थोड़ा दुखी हूं कि आपने मेरी याददाश्त के भ्रम के साथ छेड़छाड़ की और मेरे लिंग को छुरा घोंपकर मार डाला, फिर भी मुझे आपको धन्यवाद देना है। हालांकि अंत में मैं इस परीक्षण को पास करने में असमर्थ था, इसलिए मुझे भी यह स्थान छोड़ देना चाहिए। नहीं, अभी तुम्हारे जाने का समय नहीं हुआ है, क्योंकि तुम पहले ही तीसरे परीक्षण को सफलतापूर्वक पार कर चुके हो। बधाई हो, मानव जो विधर्मी भगवान की शक्ति को धारण करता है। इन अनगिनत वर्षों में आप 8वें चुनौती देने वाले हैं, जो अपने प्रियजनों के भ्रम को नुकसान पहुंचाने के बजाय सत्ता छोड़ देंगे। आप फीनिक्स से उपहार प्राप्त करने के योग्य हैं। उद्धरण चिन्ह। फेंग बाइचुआन ने कहा था कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में केवल एक बार फीनिक्स के परीक्षण मैदान में प्रवेश कर सकता है। चाहे वे सफल हो या असफल, वे दूसरी बार प्रवेश नहीं कर सकते थे। फिर भी क्योंकि वह अपनी आत्मा की गहराई में सबसे कीमती व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी उसने तीसरे परीक्षण को छोड़ देना चुना। लेकिन यह वही था जो उसने सोचा था। फीनिक्स की आत्मा के शब्दों ने युनचे को अपनी आंखें ऊपर उठाने पर मजबूर कर दिया, एक पल के लिए प्रतिक्रिया करने में असमर्थ। केवल वे लोग जिनके पास शक्ति के प्रति पर्याप्त खोज और दृढ़ता है, वे तीसरे परीक्षण को पारित कर सकते हैं। यह विपरीत दिशा में एक जानबूझकर संकेत है। फीनिक्स एक उदार और धर्मी जानवर है। इसके पीछे छोड़े गए परीक्षण आधार गहन आकाश महाद्वीप के लिए एक उपहार हैं। हालांकि फीनिक्स नहीं चाहता है कि उसकी शक्ति पापी और हृदयहीन मनुष्यों को विरासत में मिले। तीसरा परीक्षण लेने वाले की आत्मा की गहराई में सबसे सुंदर चीजों और यादों से निर्मित एक परीक्षण है। इसके अलावा मैं परीक्षण से पहले संकेत दूंगा कि कोई व्यक्ति सत्ता में बने रहने से परीक्षण पास कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। यह सही है, वे भ्रम किसी की अपनी यादों से उत्पन्न होते हैं और अन्य शक्तियों द्वारा अनुकरण नहीं किए जाते हैं। वे बिल्कुल वास्तविक लोगों, चीजों और वस्तुओं के समान हैं, जैसे कि वे वास्तव में उनका सामना कर रहे हों। अगर कोई उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है जिसे वे सत्ता का पीछा करने के लिए सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, भले ही वह सत्ता के प्रति एक प्रकार की दृढ़ता है, भले ही वह एक दुष्ट व्यक्ति न हो, फिर भी उसके पास सौहार्द का अभाव है जो सभी जीवित लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। प्राणियों, ऐसे व्यक्ति के लिए महान शक्ति प्राप्त करना, यह उनकी स्वयं की शक्ति के लिए अधिक है, न कि सुरक्षा के लिए। यह फीनिक्स के इस परीक्षण मैदान को छोड़ने के मूल इरादे के खिलाफ जाता है। उद्धरण चिन्ह। तीसरे परीक्षण को पारित करने वाले 7 लोगों में से कुछ ने अपनी पत्नियों, स्वामी, दाताओं, माता पिता और यहाँ तक अपने बच्चों का भी सामना किया। वे आपके जैसे थे, भले ही वे जानते थे कि यह एक भ्रम है, वे कुछ भी नहीं कर सके उन्हें। हालांकि जब उन्होंने हमला किया, हालांकि वे पलटवार नहीं कर सके, तब भी वे ब्लॉक कर सकते थे। लेकिन आप उसके द्वारा छुरा घोंपा जाने के लिए तैयार थे, बस उसे कुछ और क्षणों के लिए गले लगाने में सक्षम होने के लिए। इन अनगिनत वर्षों में आप तीसरे परीक्षण को पास करने वाले सबसे पूर्ण व्यक्ति हैं। उद्धरण चिन्ह। अचानक हुए इस बदलाव ने निस्संदेह युनचे को बहुत खुश किया था। यह एक भाग्यशाली हित नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक विकल्प। वह निश्चित रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस तरह की स्थिति का सामना कर रहा था, क्योंकि भले ही उसे पूरी दुनिया को नीचा दिखाना पड़े, लेकिन वह उस लड़की को कभी निराश नहीं होने देगा। फिर क्या मैं अब फीनिक्स की शक्ति प्राप्त कर सकता हूँ? युनचे ने उम्मीद से कहा। निस्संदेह तुमसे हो सकता है। आपको फीनिक्स से 3 उपहार प्राप्त होंगे: फीनिक्स ब्लड, डिवाइन फीनिक्स पैलेट और फीनिक्स के विश्वोड अपूर्ण मात्रा को समझने का अवसर। उद्धरण चिन्ह। अब मैं तुम्हें फीनिक्स के रक्तदान देता हूँ। फीनिक्स स्पिरिट की सुनहरी आंखें एक सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी, जिससे पूरी अंधेरी दुनिया एक पल में सुनहरी हो गई। अचानक शून्य से प्रकाश की एक सुनहरी किरण निकली और ठीक से युनचे की भौहों के बीच आ गई। फिर यह सीधे उसकी भौहों के बीच में घुस गया। अतीत में ट्रायल चैलेंजर्स को पास होने के बाद फीनिक्स रक्त की केवल एक बूंद मिली, लेकिन आपके पास एक स्वर्गीय गहन खजाना है जो विधर्मी ईश्वर बल को वहन करता है। चूंकि आपने तीसरा परीक्षण पूरी तरह से पास कर लिया है, इसलिए मैं एक अपवाद बनाऊंगा और प्रदान करूंगा आप फीनिक्स रक्त की 3 बूंदें। आपके पास पहले से ही विधर्मी भगवान का अग्नि बीज है, इसलिए आप दुनिया की किसी भी आग से नहीं डरते। फीनिक्स ब्लड द्वारा लाई गई अग्नि प्रतिरोध क्षमता आपके लिए बेकार है, लेकिन एक बार जब यह आपकी रक्त रेखा में मिल जाती है, तो यह आपको अग्नि विशेषता गहन कलाओं की खेती करते समय और अग्नि विशेषता गहन कौशल का उपयोग करते समय आधे प्रयास के साथ 2 बार परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देगा।
शक्ति सम होगे बढ़ा, बेहतर, अधिक बड़ा, महत्तर। विशेष रूप से फीनिक्स फ्लेम स्किल का उपयोग करते समय यह एक नश्वर रक्त रेखा की 3 गुना शक्ति को उजागर कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। एक और कारण भी है। फीनिक्स रक्त की एक बूंद पहले से ही एक नश्वर रक्त रेखा को सहन करने की सीमा है। आपके पास विधर्मी भगवान का अग्नि बीज है, इसलिए फीनिक्स रक्त की 3 बूंदों को मिलाना भी एक आसान काम होगा। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करना खतरनाक या दर्दनाक नहीं है। अब अपनी आंखें बंद करें और फीनिक्स रक्त की इन 3 बूंदों को अपने रक्त रेखा में मिला दें। पिछले 7 ट्रायल चैलेंजर्स में से सबसे कम समय लेने वाले व्यक्ति ने भी फ्यूजन को पूरा करने के लिए 3 दिन का उपयोग किया, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके लिए इसमें केवल आधा घंटा लगेगा। उद्धरण चिन्ह। फीनिक्स स्पिरिट की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन यूचे के पास प्रतिक्रिया देने के लिए पहले से ही समय नहीं था। एक मानव शरीर की विशाल रक्तरेखा की तुलना में रक्त की 3 छोटी बूंदों को बहुत अधिक नहीं माना जा सकता है, लेकिन यह वह खून था जो फीनिक्स का था। फीनिक्स रक्त की 3 बूंदों के उसके रक्त में प्रवेश करने के बाद यह पागलपन से जलती हुई लपटों के 3 समूहों की तरह था, और आग की लपटों के ये 3 गुच्छे लगभग एक पल में उसके पूरे शरीर की रक्तरेखा में फैल गए, जिससे उसके शरीर का सारा रक्त निकल गया, हिंसक रूप से बढ़ना। यदि यह एक नश्वर था तो बस उसके रक्त के जलने से होने वाला दर्द उसे यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त होगा कि वह मर गया था। शायद एक बूंद को दबाया जा सकता था, प्रतिरोध किया जा सकता था और बहुत प्रयास के बाद रक्त रेखा में सफलतापूर्वक जोड़ा जा सकता था, लेकिन 3 बूंदें, जैसा कि फीनिक्स स्पिरिट ने कहा था, यह बस उस सीमा को पार कर गया जो मानव रक्त रेखा सहन कर सकती है। न केवल फ्यूज करना असंभव था, बल्कि यह फीनिक्स रक्त से भस्म हो जाएगा। लेकिन यूनचे के लिए इस तरह की जलन से उसे जो अनुभूति हुई वह उसके शरीर के भीतर 3 गर्म धाराओं से ज्यादा कुछ नहीं थी। केवल एक नश्वर रक्त रेखा के सामने यह फीनिक्स रक्त वास्तव में बहुत शक्तिशाली और महान था। यह साधारण धूल में गिरने वाले जेड के 3 टुकड़ों में सबसे महान जैसा था। यूचे ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन को शांत कर लिया। जुआनली के मार्गदर्शन का उपयोग करते हुए उसने फीनिक्स रक्त के असंबद्ध विद्रोह की 3 बूंदों को दबा दिया। उसने उन्हें अपनी रक्त रेखा के भीतर हर जगह घूमने के लिए निर्देशित किया, जिससे फीनिक्स रक्त की ये 3 बूंदें धीरे धीरे उसके रक्त रेखा में पिघल गईं। धीरे धीरे उसका रक्त गर्म और गर्म होता गया और फीनिक्स रक्त की 3 बूंदें भी छोटी और छोटी होती गईं। उसके पूरे शरीर में 1 दर्जन से अधिक बार चक्कर लगाने के बाद फीनिक्स रक्त की 3 बूंदें अंत में पूरी तरह से यूनचे की रक्त रेखा में मिल गईं। यूचे ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी बाहों के बीच एक तेज लाल ज्वाला का निशान चमक उठा। छाप का आकार बिल्कुल फीनिक्स कबीले के बाहरी हिस्से जैसा था, केवल रंग ज्यादा चमकीला था। बहुत अच्छा, ऐसा लगता है कि आप फीनिक्स रक्त की 3 बूंदों के साथ पहले ही सफलतापूर्वक जुड़ चुके हैं। मैंने आपके शरीर के भीतर रक्त में परिवर्तन को पहले ही महसूस कर लिया है। फीनिक्स रक्त की इन 3 बूंदों के साथ आपका जीवन काल भी कम से कम 300 साल बढ़ जाएगा। फिर मैं आपको यह डिवाइन फीनिक्स पिल और फीनिक्स के वर्ल्ड ऑर्ड के अवशेष दूंगा। उद्धरण चिन्ह। विशाल सुनहरी आंख एक बार फिर से चमक उठी और प्रकाश के 2 कण आकाश से उतरे, यूनचे के सामने उतरे। यह एक सफेद जेड की बोतल थी और टूटी हुई सफेद जेड स्लेट का एक टुकड़ा था। सफेद जेड बोतल के अंदर डिवाइन फीनिक्स पिल है। आग की शक्ति को नियंत्रित करने की आपकी क्षमता को बहुत बढ़ा सकता है, लेकिन आपके शरीर में विधर्मी भगवान की अग्नि भगवान का बीज है, इसलिए यह मुख्य क्षमता आपके बहुत काम नहीं आएगी। वहीं यह आपकी जुआनली को काफी बढ़ा सकता है। आपके वर्तमान जुआनली के लिए यह आपके जुआनली के रैंक को 5 से अधिक स्तरों तक बढ़ा सकता है। उद्धरण चिन्ह। और जेड का यह टुकड़ा अधूरे फीनिक्स के विश्व ओड के साथ अंकित है। प्रारंभिक युग में फीनिक्स का विश्व ओड, वर्मिलियन बर्ड कंसोलिंग सोल सॉन्ग और गोल्डन क्रो का जलती हुई दुनिया का रिकॉर्ड 3 महान विश्व झुलसा देने वाले स्वर्गीय टोम्स के रूप में जाने जाते थे, जिनके पास अत्यधिक शक्ति थी आकाश को भस्म करना। उसके बाद फीनिक्स ने ट्रायल ग्राउंड में वर्ल्ड ऑर्ड ऑफ फीनिक्स के पहले 6 चरणों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक बोलते हुए फीनिक्स की आत्मा अचानक चुप हो गई, मानो यूनचे द्वारा खुद इसकी जांच करने की प्रतीक्षा की जा रही हो। यूनचे ने डिवाइन फीनिक्स पिल और टूटी जेड का टुकड़ा उठाया और जेड पर अपना हाथ दबाया। जुआनली हिल गया और अंदर की जानकारी जल्दी से उसके दिमाग में झलकने लगी। उसका दिल भी अतुलनीय रूप से उत्साहित था। यह एक लॉ तकनीक थी जो फीनिक्स से आई थी, एक दिव्य जानवर की विरासत जिसे दुनिया के झुलसाने वाले स्वर्गीय टॉम्स में से एक के रूप में जाना जाता है। फीनिक्स का विश्व ओड 5वां चरण। फीनिक्स का विश्व ओड 6ठा चरण। केवल 5वां और 6ठा चरण ही क्यों है? पहले 4 चरणों का क्या? यूनचे ने अपना सिर उठाया, उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। उसने कई बार जेड के इस टुकड़े में जानकारी के माध्यम से खोज की थी, लेकिन केवल 5वें और 6ठे चरण के रिकॉर्ड ही खोज सके। पहले 4 चरणों का कोई अस्तित्व नहीं था। पहले 4 चरणों के बिना कोई 5वें और 6ठे चरणों की साधना कैसे कर सकता है? यह वास्तव में एक बड़ा अफसोस है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। फीनिक्स की आत्मा की आवाज ने एक गहरी आह भरी। इस वर्ल्ड ऑर्ड ऑफ द फीनिक्स के पास मूल रूप से पहले चरण से 6ठे चरण तक का पूरा रिकॉर्ड था, लेकिन मेरे पहले ट्रायल लेने वाले के आने से पहले एक दुर्घटना हो गई। इसके बाद फीनिक्स ने इस महाद्वीप पर 2 परीक्षण मैदानों को पीछे छोड़ दिया, एक यहाँ था और दूसरा दूर और विशाल फीनिक्स साम्राज्य में था।
फीनिक्स साम्राज्य के परीक्षण के मैदान दूसरों के द्वारा जल्दी से खोजे गए थे और उसके कारण फीनिक्स गॉड स्कूल का जन्म हुआ। ट्रायल ग्राउंड फीनिक्स गॉड स्कूल का अनन्य वर्जित क्षेत्र भी बन गया। बाद में फीनिक्स गॉड स्कूल उस साम्राज्य का पहला संप्रदाय बन गया और साम्राज्य ने अपना नाम बदलकर फीनिक्स साम्राज्य कर लिया। यहाँ तक साम्राज्य की राजधानी भी फीनिक्स गॉड स्कूल के पास बनाई गई थी। तब से वह क्षेत्र जहाँ परीक्षण के मैदान स्थित थे फीनिक्स साम्राज्य में सबसे समृद्ध क्षेत्र बन गया। मानवता का लोभ, छल, कुकर्म, युद्ध लंबे समय तक अस्तित्व में रहा और उस क्षेत्र की आभा को और भी मलिन कर दिया। वहां से इसने फीनिक्स की आत्मा को परीक्षण के मैदान में संक्रमित कर दिया, जिससे यह एक ऐसी इच्छा विकसित करने लगा जो इसे नहीं होनी चाहिए, जब तक कि इसने फीनिक्स की इच्छा को धोखा नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह यूचे फीनिक्स की आत्मा के एक अलग शरीर के रूप में मैं उस समय इसके अस्तित्व के बारे में जानता था और यह मेरे अस्तित्व के बारे में भी जानता था। इसके बाद एक इच्छा शक्ति विकसित हुई जो इसे नहीं होनी चाहिए थी। इसने वास्तव में मुझे और इस परीक्षण के मैदान को नष्ट करने के विचार को जन्म दिया, जो इस महाद्वीप का एकमात्र अधिकार बनना चाहता था। इस प्रकार इसने अपनी शक्ति को एक साधारण फायरबर्ड में स्थानांतरित कर दिया, यहाँ आया, मेरे साथ एक भयंकर युद्ध लड़ा और जेड पत्थर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसने फीनिक्स के विश्वकोड को दर्ज किया। उद्धरण चिन्ह और भयंकर युद्ध के दौरान मैंने फीनिक्स के विश्वकोड के एक हिस्से को भी नष्ट कर दिया। इसे फीनिक्स के विश्वकोड के केवल पहले से चौथे चरण के साथ छोड़ दिया। उसके बाद मेरा कोई मुकाबला नहीं था, यह और केवल दिखावा कर सकता था कि मैं आग की लपटों में घुल रहा था। भी वह वापस लौटा लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ फीनिक्स का 5वां से 6ठा चरण मेरे द्वारा नष्ट नहीं किया गया था, बल्कि मेरे द्वारा काट दिया गया था, जो कि वह टुकड़ा है जिसे आप सही पकड़े हुए हैं अब। उसके बाद मैंने अपनी आत्मा और उसके बीच के संबंध को पूरी तरह से काट दिया, जिससे यह मेरे अस्तित्व को महसूस करने में असमर्थ हो गया, यह सोचकर कि मैं पहले ही मर चुका था। इस प्रकार मैं फीनिक्स की इच्छा को विरासत में लेना जारी रखता हूँ, इस परीक्षण मैदान की रखवाली करता हूँ, सभी परीक्षण लेने वालों का अभिवादन और निगरानी करता हूँ। उद्धरण चिन्ह यूचे का मुंह थोड़ा खुला, जैसे वह कोई काल्पनिक कहानी सुन रहा हो। यानी इस वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स के पहले से चौथे चरण डिवाइन फीनिक्स कॉन्टिनेंट के ट्रायल ग्राउंड में है और यहाँ केवल 5वें से 6ठे चरण हैं। यूचे केवल वह शक्ति प्राप्त करना चाहता था जो फीनिक्स के परीक्षण से आई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में ऐसा रहस्य सुनेगा। शक्तिशाली फीनिक्स गॉड स्कूल जो फीनिक्स साम्राज्य पर हावी था, इतना शक्तिशाली होने का कारण यह था कि उनके पास फीनिक्स का खून और फीनिक्स की शक्ति थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे भी कुछ ऐसा राज है। नहीं, फीनिक्स के विश्वकोड के पहले से चौथे चरण डिवाइन फीनिक्स कॉन्टिनेंट के ट्रायल ग्राउंड में नहीं है, बल्कि फीनिक्स गॉड स्कूल के हाथों में हैं। वे फीनिक्स गॉड स्कूल को फीनिक्स की भावना से दिए गए थे और फीनिक्स गॉड स्कूल की सेक्ट ट्रेजर्ड बाइबल बन गए, जिससे फीनिक्स गॉड स्कूल को प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट पर हावी होने में मदद मिली। ट्रायल में पास होने वाले डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय के शिष्यों को शुद्ध फीनिक्स रक्त और डिवाइन फीनिक्स पैलेट्स प्रदान करने के लिए ट्रायल ग्राउंड को संरक्षित किया जाना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि परीक्षण में उत्तीर्ण होने वाले ही फीनिक्स रक्त और डिवाइन फीनिक्स पैलेट्स प्राप्त कर सकते थे। यह फीनिक्स द्वारा उस समय निर्धारित किया गया नियम था और भले ही यह हम हो, यह आत्मा अवतार, हम इसका विरोध करने या इसे बदलने में असमर्थ हैं। फीनिक्स का विश्व स्तोत्र वही है। उद्धरण चिन्ह फिर फीनिक्स ऑफ डिवाइन फीनिक्स कॉन्टिनेंट की आत्मा फीनिक्स गॉड स्कूल को वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स क्यों दे सकती है? साथ ही यदि यहाँ केवल 5वीं और 6ठी अवस्थाएं हैं और पहली 4 अवस्थाएं नहीं हैं, तो साधना करने का कोई तरीका नहीं है। आप फीनिक्स की आत्मा हैं, आपको पहले 4 चरणों की शक्ति छापों को जानना चाहिए, है ना? यूचे ने पूछा। नहीं, मैं नहीं। भले ही हम फीनिक्स की आत्माएं हैं, हमें फीनिक्स के विश्वकोड को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, नहीं हम इसे दूसरों को दे सकते हैं। हमारे पास एकमात्र अधिकार है कि हम इसे 1 महीने के लिए समझने के लिए परीक्षण पास करने वाले मनुष्यों को दें। लेकिन हमारे बीच भयंकर युद्ध में जेड का मेरा टुकड़ा जिसने फीनिक्स के विश्वकोड को दर्ज किया था, नष्ट हो गया और यह भी टूट गया। जेड के टूटने से फीनिक्स द्वारा फीनिक्स के विश्वकोड में छोड़े गए कानूनों की छाप भी फैल गई। इस प्रकार उसने अपने हाथों में जेड का टूटा हुआ टुकड़ा प्राप्त किया, जो फीनिक्स के विश्वकोड के पहले 4 चरणों को नियंत्रित करने का अधिकार भी है। नीचे का आधा हिस्सा मेरे हाथों में आ गया और मैं इसके साथ जो चाहे कर सकता था। हालांकि मैं फीनिक्स की इच्छा के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। पहले 4 लोगों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए आपके लिए मुझसे पहले 4 लोगों को प्राप्त करना असंभव है। उद्धरण चिन्ह अच्छा ऐसा है। यूचे का दिल निराशा से भर गया। जेड स्टोन जिसने फीनिक्स के विश्वकोड को रिकॉर्ड किया था टूट गया था, लेकिन फीनिक्स गॉड स्कूल ने कम से कम पहले 4 स्थानों को प्राप्त किया था। पहले क्षेत्र से शुरू करते हुए कोई भी साधना में जरा सा भी विलंब किए बिना कदम दर कदम पूरी तरह से आगे बढ़ सकता है। अधिक से अधिक कोई केवल चौथे क्षेत्र के शिखर तक ही पहुंच सकता था। और फीनिक्स के विश्वकोड का 5वां से 6ठा चरण, जिसे उन्होंने वर्तमान में अपने हाथों में रखा था, फीनिक्स गॉड स्कूल की तुलना में 2 चरणों में उच्च लग रहा था, लेकिन यह मूल रूप से इसे धारण न करने से अलग नहीं था। पहले के बिना 4 चरण, वह 5वें चरण की साधना कैसे कर सकता है? अकेले 6ठा चरण दें। यह बिल्कुल एक इमारत की तरह था। पहली 4 मंजिलों के बिना 5वीं और 6ठी मंजिल कैसे हो सकती है? भले ही वह हवा में एक मंडप था, उसके नीचे एक ठोस समर्थन होना चाहिए।
आप तुरंत इस डिवाइन फीनिक्स पैलेट का सेवन कर सकते हैं अपनी ज्वानली के साथ। इसे पूरी तरह से परिष्कृत करने के लिए आपको 3 दिनों की आवश्यकता होगी। जहां तक फीनिक्स के विश्व स्तोत्र का सवाल है, हालांकि यह केवल एक अवशेष है और इसकी खेती नहीं की जा सकती है, फीनिक्स द्वारा पीछे छोड़े गए नियमों के अनुसार आप अगले महीने के लिए इस स्थान पर इसका अध्ययन कर सकते हैं। बेशक अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ समय की बर्बादी है, तो आप डिवाइन फीनिक्स पैलेट को परिष्कृत करने के तुरंत बाद छोड़ सकते हैं। हालांकि फीनिक्स के विश्ववोट के इस अवशेष की खेती नहीं की जा सकती है, फिर भी यह प्राचीन काल को हिलाकर रख देने वाले विश्व झुलसाने वाले स्वर्गीय टोमों में से एक है। आप 1 महीने के समय में इससे कुछ प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। सब कुछ आप पर निर्भर है। उद्धरण चिन्ह। अंत में मुझे आपको एक चेतावनी देनी चाहिए। आपके जाने के बाद परीक्षण में जो हुआ उसके बारे में किसी से एक शब्द भी न कहें। यदि आप भविष्य में फीनिक्स साम्राज्य में जाते हैं, जब तक कि आपके पास पर्याप्त शक्ति न हो, आपको अपने फीनिक्स रक्तरेखा और छाप को छुपाना होगा। अगर फीनिक्स गॉड रेस को पता चलता है कि आपके पास फीनिक्स ब्लड लाइन है और आप फीनिक्स गॉड स्कूल के शिष्य नहीं हैं, तो आप निश्चित रूप से एक आपदा से मिलेंगे। इसे याद रखें। उद्धरण चिन्ह। ये आवाज लंबे समय तक युनचे के दिमाग में गूंजती रही और बड़ी सुनहरी आंखों का जोड़ा पहले ही धीरे धीरे गायब हो गया था। वर्ल्ड ऑर्ड ऑफ द फीनिक्स के अवशेष को रिकॉर्ड करने वाले जेड स्टोन को पकड़े हुए युनचे के लिए विवादित महसूस न करना असंभव था। फीनिक्स गॉड स्कूल किस तरह का अस्तित्व था? इसकी कोई भी शाखा ब्लू विंड एम्पायर के 4 प्रमुख संप्रदायों को टक्कर देने के लिए काफी मजबूत थी। मुख्य संप्रदाय की ताकत आम लोगों के लिए अकल्पनीय थी। उनके इतने मजबूत होने का कारण उनकी फीनिक्स रक्त रेखा और फीनिक्स आत्मा से प्राप्त वर्ल्ड ऑर्ड ऑफ द फीनिक्स के कारण था। और अब उसके हाथों में फीनिक्स का विश्व स्तोत्र फीनिक्स गॉड स्कूल की तुलना में 2 क्षेत्र ऊंचा था। यह कैसी चौंकाने वाली अवधारणा थी! लेकिन यह केवल एक अवशेष था। पहले 4 चरणों की नींव के बिना इसकी खेती करने का कोई तरीका नहीं था। यह कल्पना करना आसान था कि किसी के हाथ में इतना महत्वपूर्ण खजाना पकड़ना कितना अजीब और असुविधाजनक था। यूचे बल्कि फीनिक्स स्पिरिट को इसे बाहर नहीं निकालेगा और सीधे इसे एक डिवाइन फीनिक्स पैलेट फेंक देगा। वह अधिक तनाव मुक्त और खुश होगा और इतना विवादित महसूस नहीं करेगा। जमीन पर बैठकर यूचे ने जेड बोतल खोली और डिवाइन फीनिक्स पैलेट निकाली। डिवाइन फीनिक्स पैलेट रक्त की तरह लाल था और यह स्पर्श करने के लिए गर्म था। उसमें निहित महान शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। यूचे ने अपनी आंतरिक श्वास को समायोजित किया, डिवाइन फीनिक्स पैलेट को अपने मुंह में डाला और उसे निगल लिया। हुश! एक पल में युनचे के शरीर से सुर्ख लाल लपटें उठीं। लपटें उसके पूरे शरीर को पूरी तरह से ढांकते हुए 3 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच गईं। उसी समय उसके शरीर पर छिद्र बहुत अधिक फैल गए और उसका रक्त सामान्य से लगभग 3 गुना तेज गति से बहने लगा। जुआनली अपनी गहरी नसों में एक पानी की सतह की तरह था जो एक आंधी से बह गया था, हिंसक रूप से मत रहा था। शुद्धिकरण की प्रक्रिया कठिन और दर्दनाक होनी चाहिए थी, लेकिन उसके शरीर में छल के साथ युनचे एक अवर्णनीय आराम महसूस कर सकता था। उन्होंने अपने रक्त, मध्याह्न और गहरी नसों को शांत करने के लिए समय की 20 से भी कम सांसें लीं। उसकी अभिव्यक्ति और भी शांत थी और उसने खुशी से अपने शरीर में सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस किया और जुआनली धीरे धीरे मोटा होता जा रहा था। उसके शरीर के चारों ओर की लपटें कभी नहीं बुझी थीं और वे चुपचाप जलती रहीं। ये लपटें मूल रूप से उपयोगकर्ता के शरीर को संशोधित करने के लिए उपयोग की जाती थीं और अग्नि तत्व के साथ अग्नि और आत्मीयता के प्रतिरोध को बढ़ाती थीं। लेकिन युनचे के लिए यह वास्तव में अनावश्यक था। फीनिक्स स्पिरिट ने कहा था कि डिवाइन फीनिक्स पैलेट न केवल आग पर उपयोगकर्ता के नियंत्रण को बढ़ा सकता है, बल्कि यह जुआनली को भी बहुत बढ़ा सकता है। फीनिक्स आत्मा ने उससे झूठ नहीं बोला। वह अपने शरीर में जुआनली में वृद्धि को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यह वृद्धि बहुत धीमी थी और यह विधर्मी भगवान के अग्नि बीज को निगलने के बाद अचानक वृद्धि नहीं थी। इसके बजाय वृद्धि असाधारण रूप से स्थिर थी। 1 घंटे बाद युनचे ने अपनी आंखें खोलीं। डिवाइन फीनिक्स पैलेट को उसके शरीर में पहले ही 1% से अधिक परिष्कृत किया जा चुका था। उनका जुआनली मूल रूप से नवजात गहन दायरे के पहले स्तर की बाधा पर था। हेरेटिक गॉड्स फायर सीड को निगलने के बाद हेरेटिक गॉड्स फायर सीड के विस्फोटक विकास को स्थिर करने के लिए उन्होंने जुआनली को लगातार तोड़ने से दबा दिया था। लेकिन अब डिवाइन फीनिक्स पैलेट के प्रभाव में उसकी जुआनली ने केवल 1 घंटे के समय में अपनी सफलता पूरी कर ली थी और तेजी से नवजात गहन क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गया। अपनी बैठने की मुद्रा को बनाए रखते हुए युनचे ने जेड पत्थर उठाया जिसने फीनिक्स के विश्व स्तोत्र को रिकॉर्ड किया। उसने उस पर अपनी हथेली दबाई और उसका दिल पछतावे और चिंता से भर गया। जैसे ही वह अपना हाथ जेड स्टोन से हटाकर डिवाइन फीनिक्स पैलेट को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करने वाला था, एक व्यक्ति की आकृति अचानक उसके दिमाग में कौंध गई, साथ ही वह कोमल शब्द जो उसने 13 साल की उम्र में उससे कहे थे। मास्टर, आपने मुझे जो चिकित्सा कौशल सिखाया है वह सब इस स्वर्गीय चिकित्सा शास्त्र से आया है। हे, यह सही है। यह एक अतुलनीय चमत्कारिक किताब है। जब मैं जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था तो मैं पहाड़ों में अपना रास्ता खो बैठा और जंगली जानवरों द्वारा पीछा किए जाने के दौरान मैं एक ऐसी चट्टान से गिर गया जिसे बहुत ऊंचा नहीं माना जा सकता था। फिर मुझे यह स्वर्गीय चिकित्सा शास्त्र एक कंकाल पर मिला जो पहले ही क्षत विक्षत हो चुका था। हालांकि जब मैंने इसे पाया तो मैंने पाया कि इस स्वर्गीय चिकित्सा शास्त्र के कुल 3 भाग थे और जो मैंने प्राप्त किया वह केवल तीसरा था।
इसके अलावा यह स्वर्गीय चिकित्सा शास्त्र सामान्य चिकित्सा पुस्तकों से अलग है। इसका चिकित्सा सिद्धांत इसकी अपनी शाखा है और इसे साधारण चिकित्सा सिद्धांत द्वारा समझा और मापा नहीं जा सकता है। पहले दो भागों के बिना तीसरे भाग को समझना असंभव है। उद्धरण चिन्ह। बाद में मास्टर को पहले दो भाग मिले है ना? नहीं। हालांकि मैंने बहुत खोजा, मैं इसे शुरू से अंत तक नहीं पा सका। लेकिन मास्टर आश्वस्त नहीं थे, इसलिए मैंने खोजना छोड़ दिया और जबरदस्ती स्वर्गीय चिकित्सा शास्त्र के तीसरे भाग का अध्ययन किया। मैंने इसे अपने पूरे जीवन में जो कुछ पढ़ा, सीखा और समझा था उसके साथ जोड़ दिया और इसे अपने अद्वितीय चिकित्सा सिद्धांत के साथ थोड़ा थोड़ा करके भर दिया। 10 साल के समय का उपयोग करते हुए मैंने पहले दो भागों को जबरदस्ती लिखा। हालांकि जिन दो भागों को मास्टर ने खुद लिखा था वे स्पष्ट रूप से पहले दो भाग नहीं हो सकते थे, लेकिन जो मैंने समझा और खुद लिखा वह केवल अन्य लोगों की पुस्तकों का अध्ययन करने की तुलना में मुझे और मिल सकता है। उद्धरण चिन्ह। वाह मास्टर, आप वास्तव में बहुत अद्भुत हैं। उद्धरण चिन्ह। हा, मास्टर जी बस जिद्दी हैं और कभी हार नहीं मानते। मैंने सोचा कि अगर दूसरे इसे समझ सकते हैं तो मैं इसे क्यों नहीं समझ सकता। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि संदर्भ के लिए तैयार तीसरा भाग वही है। एक समझ के मामले में तुम मुझसे बहुत आगे हो। यदि यह आप थे, जब तक आपके पास मास्टर के समान इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प है, आप निश्चित रूप से इसे कर सकते हैं और मास्टर से भी बेहतर। उद्धरण चिन्ह। अल्पविराम 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 अल्पविराम। सुबह की घंटी और शाम के ढोल की तरह यूचे की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसका दिल जोर से हिल गया। वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स का हर चरण एक कदम दर कदम उन्नति थी। यह सही है, दुनिया की सभी कलाएं ऐसी ही हैं। यदि कोई पहली अवस्था को नहीं समझता है तो दूसरी अवस्था में प्रवेश करना और भी असंभव है, और यदि कोई दूसरी अवस्था को नहीं समझता है तो तीसरी अवस्था में प्रवेश करना असंभव है। यह सामान्य ज्ञान है जिसे व्यवहारिक रूप से सभी जानते हैं, लेकिन क्या यह वास्तव में पूरी तरह असंभव है? मास्टर स्वर्गीय चिकित्सा शास्त्र के तीसरे भाग के माध्यम से स्वर्गीय चिकित्सा शास्त्र के पूरे चिकित्सा सिद्धांत को जबरदस्ती समझ सकता था, और वह स्वयं विधर्मी भगवान के अग्नि बीज के पास था, और कहा जा सकता है कि उसकी शक्ति के साथ एक अद्वितीय संबंध है। इसमें आगा दुनिया, संसार, लोक, अन्न, भू, विश्व किस आधार पर वह पांचवें और छठे चरण के माध्यम से फीनिक्स के विश्वोड के सार को समझ नहीं सका, और फिर पहले 4 चरणों के मध्याह और नींव को अनब्लॉक कर सकता है और जबरन पांचवें और छठे चरण तक खेती कर सकता है। यहाँ तक सोचते हुए युनचे ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका दिल अचानक साफ हो गया। उसके मन में जेड पत्थर से केवल आध्यात्मिक छाप रह गई थी। फीनिक्स के विश्वोड के 5वें चरण से शुरू। 5वां चरण। फीनिक्स की ज्वाला शक्ति में वृद्धि के अलावा इसमें एक फीनिक्स लॉ कौशल भी शामिल है, फीनिक्स विंग का एम्पायरियन डांस। यह अध्यायकार पर लिखा था, मेरे पास इसे ठीक करने का समय नहीं था। बहुत सारी गलतियां होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? मोली को अचानक महसूस हुआ कि युनचे के शरीर में जुआनली असामान्य तरीके से बह रही थी। वह तुरंत सतर्क हो गई और धीमी आवाज में बोली, आप जबरदस्ती फीनिक्स के विश्वोड के 5वें और छठे चरण को समझना चाहते हैं? क्या तुम पागल हो? यह मेरे सामने जीवन में एक बार आने वाला अवसर है। अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मैं कभी संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। यूचे ने आंखें बंद करके कहा। उनके विचार और विचार पूरी तरह से जेड में आत्मा की छाप में डूबे हुए थे। यह फीनिक्स का विश्वोड आत्मा छाप के साथ दर्ज किया गया था और केवल आत्मा बल के साथ पढ़ा जा सकता था। यदि वह इसे सफलतापूर्वक समझ पाता तो यह वास्तव में उसकी आत्मा में दर्ज हो जाता, और अगर वह इसे सफलतापूर्वक समझ नहीं पाया तो इस जगह को छोड़ने के बाद वह शब्दों, छवियों और जुआनली के बहने के तरीके को याद नहीं रख पाएगा। इसलिए युनचे के पास इस अवशेष पुस्तक को समझने के लिए केवल 1 महीने का समय था। यदि वह इसे कंठस्थ करना चाहता है तो पहले 4 चरणों को खोजने के बाद इसे समझना असंभव होगा। पहले 4 चरणों के बिना आप 5वें और छठे चरणों को कैसे समझेंगे? आपकी जड़ें भी नहीं हैं, फिर भी आप सीधे फल प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप जबरदस्ती रास्ते के खिलाफ जाते हैं तो सबसे अधिक संभावना यह है कि आपकी गहरी नसें विकृत हो जाएंगी, आपकी शिराएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी, और यहाँ तक आपके पूरी तरह से खुले गहरे प्रवेश द्वार एक के बाद एक बंद हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। पहले से चौथे चरण तक नींव के बिना फिर मैं अपनी नींव बनाऊंगा। युनचे ने अतुलनीय शांति से कहा, अपनी खुद की नींव बनाएं। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन फीनिक्स कबीले ने इस वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स को बनाने में कितने हजारों साल का इस्तेमाल किया था? फीनिक्स के विश्वोड के बाहर आने के बाद यह कितनी बार बदला और विकसित हुआ है? आपके पास अधिकतम 1 महीना है, फिर भी आप अपनी खुद की नींव बनाना चाहते हैं और सीधे 5वें और छठे चरण को समझना चाहते हैं। मोली ने अपना सिर हिलाया। भले ही आप वास्तव में किसी प्रकार की अद्वितीय प्रतिभा हो, फिर भी यह असंभव है। उद्धरण चिन्ह। कम से कम मुझे कोशिश करने दो, यूचे ने हठपूर्वक धीमी आवाज में कहा। फिर उसने अन्य सभी चेतनाओं को काट दिया और पूरी तरह से फीनिक्स के विश्वोड की आत्मा छाप में खुद को विसर्जित कर दिया। इस समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया और मोली ने भी ध्यान नहीं दिया कि उनके कपड़ों के नीचे वो लटकन जो उन्होंने युवावस्था से पहनी थी, अचानक राक्षसी प्रकाश का एक निशान चमका और फिर गायब हो गया। सीलिंग फॉर्मेशन के बाहर लैन शुएरुओ पूरे समय उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 12 घंटे बीत गए, एक पूरा दिन और रात बीत गई। उसकी अभिव्यक्ति कब से उदास हो गई थी।
फेंग बाइचुआन का दिल भी पूरी तरह से खामोश हो गया। क्या लोग वास्तव में इस मुकदमे में मरेंगे? फेंग बाइचुआन को एक बार फिर से चलते हुए देखकर लैन शुएरुओ ने अपने शरीर को घुमाया और निर्जीव दृष्टि से पूछा। उसने एक ही सवाल एक दर्जन से अधिक बार पूछा था। फेंग बाइचुआन ने अपने दिल में एक लंबी आह भरी और केवल अनिच्छा से उसे सांत्वना दे सका। हमारे कुछ कबीले वास्तव में इस परीक्षण में मारे गए। हालांकि हमें इतना निराशावादी होने की आवश्यकता नहीं है। शायद लिटिल ब्रदर युन ने परीक्षण पास कर लिया है। परीक्षण पास करने वाले पूर्वजों में से सबसे लंबे समय तक बाहर आने से पहले 10 दिनों से अधिक समय तक अंदर रहे। इसलिए थोड़ा और इंतजार कीजिए, शायद वह जल्द ही बाहर आ जाए। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने इन शब्दों को कहा, फेंग बाइचुआन, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से फीनिक्स परीक्षण का अनुभव किया था, बहुत स्पष्ट थे कि नवजात गहन दायरे के पहले स्तर पर किसी के लिए इस परीक्षण को पास करना असंभव था। चूंकि युनचे को अभी बाहर आना बाकी था, एकमात्र संभावना यह थी कि वह पहले ही परीक्षण के मैदान में मर चुका था। लेकिन इसी क्षण वह लैन शुएरुओ को केवल इन शब्दों के साथ सांत्वना दे सकता था और उसे उम्मीद की एक किरण को पकड़े रहने देता था। कबीले के नेता फेंग, क्या आपके पास मुझे अंदर जाने देने का कोई तरीका है? फेंग बाइचुआन ने अपना सिर हिलाया। हर महीने केवल एक व्यक्ति परीक्षण के मैदान में प्रवेश कर सकता है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लैन शुएरुओ ने अपने होंठ काटे और कुछ और नहीं कहा। वह चुपचाप ट्रायल गेट के सामने खड़ी हो गई और मूर्खतापूर्ण ढंग से आगे देखती रही। मैं वास्तव में विश्वास नहीं कर सकता। आपने वास्तव में अग्नि ऊर्जा के साथ अपने जुआनली के बेहद मजबूत संबंध का उपयोग किया, और एक ऐसी स्थिति के तहत जहां फीनिक्स की अग्नि ऊर्जा की अवधारणा गंभीर रूप से अपर्याप्त है, आपने फीनिक्स के विस्फोट फीनिक्स लॉ कौशल के 5वें और 6ठे चरण को जबरदस्ती समझ लिया। मानव, तुमने मुझे चौंका दिया। उद्धरण चिन्ह। इन दो महान क्षेत्रों की मुख्य ताकत फीनिक्स की अग्नि ऊर्जा की पर्याप्त वृद्धि है। मेरे लिए, मैंने केवल इन दो महान लॉ कौशलों को समझा, यह कुछ खास नहीं है। यूचे ने शांति से कहा। नहीं, इन दो महान लोगों के भीतर निहित ज्वाला कौशल के रूप में फीनिक्स विंग का एम्पायर डांस और स्टार स्कॉचिंग डायमंड लॉर्ड्स अग्नि ऊर्जा की अवधारणा से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ एक हैं। मेरा मानना कि भले ही फीनिक्स जीवित था, फिर भी वह चौंक जाएगा कि आप अवधारणा को समझे बिना इन दो महान लॉ कौशलों को पूरी तरह से समझ सकते हैं। यह निस्संदेह इस तथ्य से संबंधित है कि आपके पास विधर्मी भगवान का अग्नि बीज है और आग के साथ एक अत्यंत उच्च संबंध है, लेकिन भले ही विधर्मी भगवान जीवित थे, एक छोटे से महीने में इसे हासिल करना असंभव होगा। आपकी चौंकाने वाली समझ दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होने के लिए काफी है। उद्धरण चिन्ह। यह फीनिक्स की आत्मा का यूचे का मूल्यांकन था। एक दिव्य जानवर की आत्मा के रूप में जिसने नश्वर दुनिया को पार कर लिया था, उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा होगा जहां वह मानव का ऐसा मूल्यांकन करेगी। यूचे के हाथ में जेडस्टोन जिसने फीनिक्स के वर्ल्ड ऑर्ड को रिकॉर्ड किया था, धीरे धीरे गायब हो गया और फीनिक्स की आत्मा की आवाज फिर से सुनाई दी। इस ट्रायल ग्राउंड में आपका समय अपने अंत के करीब है। मेरे लिए आपको बाहर भेजने का समय आ गया है, लेकिन उससे पहले शायद मैं तुम्हें एक खास तोहफा दूं। अंधेरे की दुनिया में एक सुनहरी रोशनी अचानक उड़ी और यूचे के माथे को छुआ। तुरंत उसके माथे पर स्कारलेट फीनिक्स का निशान दिखाई दिया, लेकिन इसका रंग पहले के लाल रंग से शुद्ध सुनहरे रंग में बदल गया था, जलती हुई सुनहरी लपटों के समूह की तरह। यह है। अपने माथे पर फीनिक्स के निशान के रंग में बदलाव को महसूस करते हुए यूचे ने अवचेतन रूप से अपने माथे को छुआ और असमंजस में पूछा। यह एक विशेष शक्ति है जिसका मैं अपने जीवन में केवल एक बार उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई दिन होगा जहां मैं इसका उपयोग कर सकूं और आप, जो विधर्मी ईश्वर की शक्ति को धारण करते हैं, भविष्य में असाधारण होने के लिए नियत हैं। आपको यह शक्ति प्रदान करना उचित से अधिक है। जहां तक यह है कि यह किस प्रकार की शक्ति है, जब आप इसका उपयोग करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। चलो अब मैं तुम्हें बाहर भेजता हूँ। आपके मित्र, साथ ही मेरे द्वारा शापित फीनिक्स कबीले एक बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। अब केवल आप ही उन्हें बचा सकते हैं। जाओ। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही फीनिक्स स्पिरिट की आवाज गिरी, विशाल सुनहरी आंखों का वह जोड़ा अंधेरे में गायब हो गया और यूचे के सामने का स्थान तुरंत विकृत हो गया। सील का गठन अस्थायी रूप से खोला गया था और लैंजेरुओ अपनी सबसे तेज गति से बाहर निकली। एक ही नजर से उसने बाहर के हालात को साफ साफ देख लिया था। उसने अपनी जेद तलवार लहराई और बिल्कुल सामने खड़े काले दानव भाड़े के सैनिकों पर निशाना साधा। उसी समय उसके पीछे की मुहर तुरंत पुनः सक्रिय हो गई। कैप्टन ब्लैक दानव मौजूद नहीं था और अन्य 3 ट्रू प्रोफाउंड रियलम विशेषज्ञ, ब्लैक टाइगर, ब्लैक डेविल और ब्लैक वुल्फ भी मौजूद नहीं थे। लैन शुएरु के लिए निस्संदेह यह सबसे अच्छी स्थिति थी। जुआनली के साथ, जो ट्रू प्रोफाउंड रियलम के तीसरे स्तर पर थी, अगर वह आना और जाना चाहती थी, तो नवजात प्रोफाउंड रियलम के ये खलनायक उसे रोक नहीं पाएंगे। वह चूजा बाहर आ रहा है। जल्दी करो और कप्तान को सूचित करो। लैन जुएरुओ को अचानक बाहर निकलते देख निकटतम छोटा समूह भी बिना तैयारी के पकड़ा गया। इससे पहले कि वे उसे रोक पाते, उनके हाथों में सभी हथियार लैन ज़ेरुओ द्वारा उड़ते हुए भेजे गए थे। लैन ज़ेरुओ की ताकत के साथ उन्हें एक ही वार से मारने के लिए यह पूरी तरह से पर्याप्त था। हालांकि उसके दिल में उसने कभी किसी को मारने के बारे में नहीं सोचा था। खाना रखने वाला तंबू ठीक उसके सामने था और लैन शुएरुओ ने इसे एक नज़र से देखा। उसने अपनी जेद तलवार को लहराया और उसका सुंदर शरीर फूलों के बीच से गुजरती तितली की तरह तेजी से आगे बढ़ा।
वह लगातार 10 से अधिक लोगों के घेरे से आगे निकल गई और कुछ ही सांसों में तंबू के सामने आ गई। फिर उसने जल्दी से अपने बाएं हाथ की जेड फिंगर पर स्थानिक अंगूठी को हटा दिया। हालांकि इस समय हवा के दो खतरनाक झोंकों ने अचानक उसे दोनों तरफ से मजबूर कर दिया। वाइस कैप्टन ब्लैक टाइगर और ब्लैक वुल्फ एक साथ एक भयावह मुस्कान के साथ टेंट के पीछे से कूदे। दो वुल्फ फैन क्लब बाएं और दाएं से लैन जुएर्वो की ओर झपटे, जिससे उसे जल्दी से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके पीछे वाइस कैप्टन ब्लैक डेविल भी एक अनजान जगह से कूद गया। उन तीनों ने अपने वुल्फ फैन क्लबों को क्षैतिज रूप से पकड़ रखा था और बीच में लैन जेरुओ को घेर लिया था। उनकी मुस्कान अतुलनीय रूप से भयावह और आत्मसंतुष्ट थी। मुझे पता था कि तुम लोग ऐसा करोगे। टस्क टस्क, हम लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ब्लैक वुल्फ ने अपने मुंह के कोने को चाट लिया क्योंकि उसने लैन जुएर्वो को वासना से भरी आंखों से देखा। यह महिला वास्तव में इस हद तक सुंदर हो सकती है। यह बस मुझे मार रही है। लैन जुएर्वो को पहली बार करीब से देखने पर ब्लैक टाइगर की लार पहले से ही अनियंत्रित रूप से नीचे बह गई थी। तुम अभी भी क्या बकवास कर रहे हो? पहले उसे पकड़ लो। भले ही यह सुंदरता युवा है, जुआनली कप्तान से थोड़ा कम नहीं है। आपको कम से कम थोड़ा और सावधान रहना चाहिए। एक कम चीख के साथ 3 वुल्फ फैन क्लब एक साथ 3 अलग अलग दिशाओं से लैन जुएर्वो की ओर आ गए। लैन जुएर्वो के मुंह के कोने से एक कड़वी मुस्कान का पता चला। उसने पूरे 4 दिनों तक पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। भले ही जुआनली जबरदस्ती उसका समर्थन कर रही थी और वह भूख, प्यास, चिंता और दिल के दर्द की लंबी अवधि के तहत सतह पर अस्वस्थ दिखाई दे रही थी, उसका शरीर लंबे समय से असहनीय रूप से कमजोर हो गया था। जुआनली मुश्किल से ही अपनी सामान्य ताकत का आधा प्रदर्शन कर पाती थी। उसे यह भी पता नहीं चला कि ये तीनों लोग अभी कहाँ छिपे थे। यदि यह एक सामान्य दिन होता तो वह अभी भी इन 3 लोगों के साथ ट्रू प्रोफाउंड रियल्म के पहले स्तर पर खुद से निपट सकती थी। लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति में जीत के बारे में तो भूल ही जाए, बचना भी लगभग असंभव था। अपनी जेड तलवार की एक लहर के साथ जुआनली की शक्ति बाहर की ओर निकली। एक ही वार के साथ उसने तीनों के सभी हमलों को पूरी तरह से डिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन वह खुद ही पीछे हटने से अपना संतुलन खो बैठी। उसने अपने जेड दांतों को भींच लिया क्योंकि उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी थोड़ी टिमटिमा रही थी। उसने अपनी सारी जुआनली को संभाल लिया और अब लड़ने का प्रयास नहीं किया। इसके बजाय वह अचानक उछली और उनके घेराव से बचने की कोशिश में हवा में उछली। लेकिन उन तीनों ने स्पष्ट रूप से उसके इरादों का अनुमान लगा लिया था। ब्लैक डेविल ने उपहास किया, भागना चाहते हैं? हे, जब से तुम बाहर आए हो वापस जाने के बारे में भी मत सोचो। स्वर्ग टूटता हुआ हिंसक प्रहार, उद्धरण चिन्ह। ब्लैक डेविल ने तुरंत छलांग लगाए और अपने क्लब को लैन जुएर्वो की ओर जमकर पीटा। लैन जुएर्वो ने उसे अपनी तलवार से अवरुद्ध कर दिया, लेकिन जब वह उतरी तो लड़खड़ा गई। इस समय उसके पीछे से जंगली हंसी का एक विस्फोट आया, हा 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 हा। इस आवाज ने लैन जुएर्वो के दिल को बुरी तरह ठंडा कर दिया, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से ब्लैक डेविल की आवाज थी। जैसे ही आवाज गिरी, हवा के तेज झोंके ने अचानक पीछे से हमला कर दिया। लैन जुएर्वो चकमा देने में असमर्थ थी और यहां तक अपनी तलवार घुमाने में भी बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल एक बैकहैंड से बाहर निकल सकती थी और बलपूर्वक हमले को स्वीकार कर सकती थी। पफट, जुआनली कमजोर थी और घात लगाकर हमला करने की स्थिति में भी थी। वर्तमान लैन जुएर्वो संभवतः पीछे से ब्लैक डेविल के हमले का सामना कैसे कर सकता है? उसके नाजुक शरीर को सीधे उड़ते हुए भेजा गया था और खून का एक निशान धीरे धीरे उसके मुंह के कोने से नीचे सरक गया। दूसरी ओर ब्लैक डेविल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने पहले भी लैन जुएर्वो के साथ मारपीट की थी और यहां तक उसके द्वारा अपनी तलवार के वार से घायल भी किया गया था। अपने दिल में वह अभी भी उससे कुछ डरता था। यही वजह थी कि उसने उसे तिरस्कारपूर्वक घात लगाने के लिए चुना। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका यह हमला वास्तव में इतना प्रभावशाली परिणाम देगा। लैन जुएर्वो को देखते हुए जो वर्तमान में धीरे धीरे अपने मुंह के कोने से खून पहुंच रहा था, ब्लैक डेविल कदम दर कदम आगे बढ़ा और एक बदसूरत मुस्कान के साथ मुस्कुराया, हे छोटी सुंदरता, इस बार तुम बच नहीं पाओगी। आज्ञाकारी रूप से मेरे साथ लौटो और मेरे कप्तान की पत्नी बनो। मैं गारंटी देता हूं कि आप भविष्य में अच्छे से खा पी सकेंगे। जब वह समय आएगा तो मैं अंदर के सभी लोगों को रिहा कर दूंगा और यह आपसे केवल एक शब्द लेगा। लैन जुएर्वो जमीन से उठ खड़ी हुई। उसकी सुंदर आंखें ठंडी थीं, लेकिन उसके दिल में डैक उमड़ आया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके अच्छे शरीर के साथ वह वास्तव में हीन खलनायकों के एक समूह द्वारा लगभग निराशा के बिंदु पर मजबूर हो जाएगी। वह बोलती नहीं थी और मौत के लिए अंतिम संघर्ष की तैयारी करते हुए उसके सामने क्षैतिज रूप से अपनी जेद तलवार रखती थी। टस्क, तुम्हारा स्वभाव बहुत सख्त है। ब्लैक डेविल ने अपनी उंगलियों से उसकी ठुड्डी पर चुटकी ली और धीरे धीरे लैन जुएर्वो के पास पहुंचा। उसकी मुस्कान और भी खतरनाक हो गई। ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हें बाहर नहीं गिराता तो तुम ईमानदार नहीं रहोगे। जब तुम जागोगे और अपने आप को नंगा देखोगे तो देखते हैं कि तुम्हारा स्वभाव अभी भी इतना सख्त है या नहीं। आसपास के काले दानव भाड़े के सैनिकों ने भद्दी हंसी की लहर छोड़ दी। ब्लैक डेविल ने भी एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और लैन जुएर्वो की ओर अपनी वुल्फ नुकीली गदा को घुमाया। बजना बजना क्लैंग। लैन जुएर्वो ने अपने जेड दांतों को भींच लिया और ब्लैक डेविल के हमले को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। पहला ब्लॉक, उसने एक बड़ा कदम पीछे लिया। दूसरा ब्लॉक, उसका दाहिना हाथ सुन्न हो गया और वह लगभग गिर गई।
तीसरा ब्लॉक उसे सीधे जमीन पर गिरा दिया गया और उसके हाथ में जेड तलवार भी दूर उड़ गई। हे। ब्लैक डेविल ने अपनी वुल्फ फैंग गदा को उसके पीछे फेंक दिया और अपने हाथों को रगड़ते हुए गिरे हुए लेन ज़ेरुओ की ओर चल पड़ा। अपनी भद्दी हंसी के बीच उसने उसे एक हाथ से पकड़ लिया। चीख। इस समय एक जोरदार और कान छिदवाने वाली फीनिक्स की आवाज अचानक उनके कानों में पड़ी, जिससे उनके कान बज उठे। ब्लैक डेविल का पूरा शरीर भी अकड़ गया और उसकी हरकत जगह जगह रुक गई। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसने देखा कि गुफा के प्रवेश द्वार को बंद करने वाली संरचना के माध्यम से एक विशाल ज्वाला आकृति अचानक टूट गई और हवा की चिलचिलाती लहर के साथ उनकी ओर दौड़ पड़ी। वह लौ की आकृति एक छोटी फीनिक्स की तरह थी जो अपने पंख फैलाकर नाच रही थी। रुको, फीनिक्स, फीनिक्स! सभी की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उनके मुंह खुले रह गए। और इसके बाद फीनिक्स सीलिंग फॉर्मेशन से बाहर निकल गया। इसने लेन ज़ेरुओ के स्थान की ओर एक उल्का की तरह बहुत तेज गति से गिराया। बूम! फीनिक्स जमीन पर गिर गया और 50 मीटर से अधिक लंबी एक ज्वाला विस्फोट शुरू कर दिया। ब्लैक डेविल, ब्लैक टाइगर, ब्लैक डेविल, ब्लैक वुल्फ और आसपास के सभी ब्लैक दानव भाड़े के सैनिकों को आग की लहर से उड़ाते हुए भेजा गया था। वे हक्का बक्का होकर गिर पड़े और फिर शरीर पर लगी आग को बुझाते हुए बुरी तरह चीखते चिल्लाते पागलों की तरह जमीन पर लौट गए। ब्लैक डेविल को दर्जनों मीटर दूर उड़ते हुए भेजा गया। वह खेत की स्थिति में खड़ा हो गया और दहाड़ते हुए अपने शरीर पर लगी आग की लपटों को जोर से थपथपाया। कौन है? जैसे ही वह चिल्लाया, उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, क्योंकि जैसे ही आग की लपटों से लाल बत्ती धीरे धीरे हटी, उसने पाया कि वास्तव में लाशें थीं जो उसके सामने जीवन के सभी लक्षण खो चुकी थीं। ज्वाला विस्फोट की सीमा के भीतर नवजात गहन दायरे के 5वें स्तर से नीचे के सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उनके कुछ शरीर के कई टुकड़े कर दिए गए और बिना पूरी लाश के मर गए। कुछ लाशें अभी भी भयंकर रूप से जल रही थीं और धीरे धीरे झुलसी हुई लाशों में बदल गईं जो देखने में बहुत भयानक थीं। यूचे को देखकर, जो अचानक उसके सामने आ गया, लेन ज़ेरुओ की आंखें धुंधली हो गईं। अंत में यह विश्वास करने से पहले कि यह सब एक भ्रम या सपना नहीं था, वह थोड़ी देर के लिए यूचे को एकटक देखती रही। उसके मुंह का कोना एक बहुत ही गर्म चाप में जुड़ा हुआ था। उसकी आंखों में आश्चर्य, खुशी, आराम और यहाँ तक कि कोमलता के निशान भी थे जो उसने खुद नहीं देखे थे। जूनियर ब्रदर ह्यू, तुम अभी भी जिंदा हो। बहुत अच्छा है। ... उद्धरण चिन्ह। वह हल्के से मुस्कुराए। यह पहली बार था जब किसी पुरुष ने उसकी कमर को कसकर गले लगाया था, लेकिन उसके दिल में उसे जरा सा भी अस्वीकृति महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसके पूरे शरीर की तनी हुई नसें पूरी तरह से शिथिल हो गईं। यह जानते हुए कि यूचे अभी भी जीवित था, उसकी सारी घबराहट, भय और उसके शरीर में दर्द सभी को खुशी से बदल दिया गया। यूचे द्वारा इस तरह गले लगाए जाने पर उसे एक तरह की संतुष्टि और मन की शांति महसूस हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने पहले भी सीनियर सिस्टर से कहा है कि मैं अपनी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्यार करने वाली इंसान हूं, तो मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकती हूं? ... आओ, ये खा लो। यूचे ने एक हेवन रिवर्सल पैलेट निकाला और धीरे से लेन ज़ेरुओ के मुंह में रख दिया। लेन ज़ेरुओ ने बिना किसी झिझक के इसे निगल लिया। इसके तुरंत बाद उसके चेहरे ने एक गहरी विस्मय प्रकट किया, क्योंकि जिस क्षण गोली उसके मुंह में गई, उसने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में तेजी से एक गर्म धारा फैल गई। उसकी सभी चोटें जल्द ही असहज महसूस करना बंद कर देती हैं और फिर बहुत तेज गति से ठीक हो जाती हैं। हेवन रिवर्सल पिल, एक दवा जो थोड़े समय में चोटों को जल्दी से ठीक कर सकती है, न केवल कीमती सामग्री से बनी थी, बल्कि इसके लिए बेहद कठोर शोधन तकनीकों और बहुत लंबे शोधन समय की भी आवश्यकता थी। गोली के उसके मुंह में जाने के बाद लेन ज़ेरुओ को तुरंत पता चल गया कि यह हेवन रिवर्सल पिल थी, जिसे चोटों को ठीक करने के लिए एक पवित्र दवा कहा जा सकता है। इसके अलावा यह हेवन रिवर्सल पिल थी जो ग्रेट हेवन रिवर्सल पिल के बाद दूसरे स्थान पर थी। भले ही इस तरह की हेवन रिवर्सल पिल को एक शीर्ष संप्रदाय में रखा गया हो, फिर भी यह एक अत्यंत कीमती शीर्ष स्तर की दवा होगी। यूचे मंद मुस्कुराया, लेन ज़ेरुओ को उठने में मदद की और धीरे से कहा, सीनियर सिस्टर, आपको थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहिए। इन बुरे लोगों को मेरे पास छोड़ दें। दूसरी ओर उस लौ के हमले ने अभी अभी 13 काले दानव भाड़े के सैनिकों को मार डाला था, जिससे काला दानव डर से कांपने में असमर्थ हो गया था। उसके बगल में ब्लैक वुल्फ ने कहा, कप्तान, घबराओ मत। यह निश्चित रूप से 1 महीने पहले जैसा ही विशेष हथियार है और ऐसा एक ही हथियार होना चाहिए, अन्यथा वह इसका उपयोग करने के लिए अब तक प्रतीक्षा नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। ब्लैक वुल्फ के शब्दों को सुनकर ब्लैक दानव के दिल में डर बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गया। यह निस्संदेह सबसे उचित व्याख्या थी। यहाँ तक अगर आप उसे पीट कर मार डालते हैं तो भी उसे विश्वास नहीं होगा कि नवजात गहरा क्षेत्र जुआंजे इस तरह का हमला कर सकता है। उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, यूचे की ओर इशारा किया और बेतहाशा दहाड़ते हुए बोला, अरे कमीने, मेरे 10 से ज्यादा भाइयों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा, जाओ, मेरे लिए उन दोनों को नीचे उतारो। स्त्री और पुरुष दोनों जीवित होने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। आसपास के काले दानव भाड़े के सैनिकों ने चिल्लाया क्योंकि उन्होंने अपने हथियार लहराए और एक साथ हमला किया। लेन ज़ेरुओ का दिल, जो अभी अभी शांत हुआ था, अचानक एक बार फिर तनाव में आ गया क्योंकि उसने उत्सुकता से कहा, जूनियर भाई यून, जल्दी से चले जाओ। तुम्हारे पास इतना मजबूत गहन आंदोलन कौशल है, तुम निश्चित रूप से बच सकते हो। तुम्हारे भागने के बाद मेरे पास भी एक बचने और आपसे मिलने का तरीका।
यूनचे मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यदि वरिष्ठ बहन के पास वास्तव में कोई रास्ता होता तो तुम अभी उनके द्वारा लगभग पकड़ी नहीं जाती। मैं बच नहीं पाऊंगा और मुझे भागने की जरूरत नहीं है। जब तक चूंकि मैं यहाँ हूँ, मैं निश्चित रूप से सीनियर सिस्टर को जरा सा भी नुकसान नहीं होने दूंगा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, यूचे के हाथ में टाइगर सोल तलवार अचानक आगे की ओर झुक गई। जैसे ही इसे घुमाया गया, 1 मीटर लंबी तलवार ने अचानक 7 मीटर लंबी आग की लपटें उगल दीं। ज्वाला की जीप तलवार से उड़ गई और आने वाले काले दानव भाड़े के सैनिकों की ओर बह गई। डांसिंग फ्लेम एक क्रोधित फायर ड्रैगन की तरह था, क्योंकि यह दहाड़ता था और काले दानव भाड़े के सैनिकों के शरीर पर हमला करता था। अतिव्यापी चीखों के बीच 5 काले दानव एक ही समय में बह गए। उनमें से प्रत्येक के शरीर पर आधा फुट लंबा घाव था। ताज़ा खून बेतहाशा बह निकला और घाव के आसपास का क्षेत्र, कपड़े और त्वचा सभी लाल हो गए थे। सामने वाले के घाव के आसपास का क्षेत्र पहले से ही काला हो चुका था। वे पांचों पीड़ा से कराहते हुए भूमि पर लौट गए। उनकी आवाज भूतों के रोने और भेड़ियों के गरजने जैसी थी। लैन शुएरुओ की खूबसूरत आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। वह सदमे और खुशी में चिल्लाने से पहले कुछ देर तक खाली देखती रही। जूनियर ब्रदर यून, तुम्हारी जुआनली वास्तव में पहले से ही नवजात गहन दायरे के 10वें स्तर पर है। वह यूचे की जुआनली की वर्तमान ताकत को महसूस कर सकती थी, लेकिन जिस आवाज में वह चिल्लाई उसमें अविश्वास की गहरी भावना थी। केवल 1 महीना बीता था। वह वास्तव में नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर से नवजात गहन दायरे के 10वें स्तर पर पहुंच गया था। 1 महीने में ही उसने लगभग एक पूरा क्षेत्र पार कर लिया था। इतना ही नहीं, बल्कि उसने अभी अभी जो ज्वाला आक्रमण प्रदर्शित किया था, वह अग्निगुण गहन कला की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था जिसे उसने पहले प्रदर्शित किया था। ठीक है, क्योंकि मैंने उस फीनिक्स ट्रायल को सफलतापूर्वक पास कर लिया था, मैंने एक रहस्यमय डिवाइन फीनिक्स पिल प्राप्त की जिसने मेरी जुआनली को नवजात गहन दायरे के शिखर तक सीधे पहुंचने की अनुमति दी। यूचे ने लैन शुएरुओ के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा। उसने मूल रूप से सोचा था कि डिवाइन फीनिक्स पिल उसके जुआनली को लगभग 5 या 6 स्तरों तक बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह वास्तव में उसे लगातार 9 स्तरों को पार करने की अनुमति देगा। यह स्पष्ट रूप से इस तथ्य से संबंधित था कि उसके पास विधर्मी भगवान का अग्नि बीज था, जिसने उसे लगभग 100% डिवाइन फीनिक्स पिल की शक्ति को अवशोषित करने की अनुमति दी थी। काला दानव और अन्य सभी 5 काले दानव भाड़े के सैनिकों को देखकर चौंक गए, जिनका औसत जुआनली नवजात गहन क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। टाइगर सोल तलवार को देखकर, जो यूनचे के हाथों में आग की लपटों से जल रही थी, ब्लैक वुल्फ ने जोर से कहा, तो तुम जियोशोल के लोगों में से नहीं हो, तुम बनिंग हेवन स्कूल के लोगों में से एक हो। अभी अभी यूनचे के हमले से उन्होंने यूनचे के जुआनली के स्तर का भी पता लगा लिया था, नसेन प्रोफाउंड रियल्म का 10वां स्तर। और बनिंग हेवन स्कूल के एक शिष्य के अलावा नवजात गहन दायरे में ऐसी आश्चर्यजनक लॉ जुआनली को छोड़ने में सक्षम होने के लिए वह किसी अन्य संप्रदाय के बारे में नहीं सोच सकता था जो ऐसा कर सके। बनिंग हेवन स्कूल, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह जियोस्कॉल का है या बनिंग हेवन स्कूल का, उसे मरना ही होगा, अन्यथा हम सब समाप्त हो जाएंगे। ब्लैक डायमंड ने शांत चेहरे के साथ कहा। हालांकि उसे जरा सा भी डर नहीं था। भले ही थोड़ी परेशानी थी, वह नवजात गहन क्षेत्र के केवल 10वें स्तर पर था, बस कुछ भी नहीं था का डर। उसे हिलने डुलने की भी जरूरत नहीं थी। 3 उपकप्तानों में से कोई भी उसे हरा सकता था। यह बगवा, उसके पास वास्तव में अहंकार से भरा चेहरा है। मैं उसे अपंग कर दूंगा। ब्लैक वुल्फ ने कम चिल्लाया और ट्रू प्रोफाउंड रियल्म के जुआनली ने उसके पूरे शरीर को ढंक दिया। उसके पैर जमीन पर आ गए और उसका शरीर तेजी से यूनचे की दिशा की ओर बढ़ गया। उसके हाथों में नुकीला भेड़िया नुकीला गदा सीधे यूनचे के चेहरे की ओर धंस गया। यह बहुत स्पष्ट था कि यूनचे के युवा और आकर्षक सुंदर लड़के के चेहरे ने उसे अवचेतन रूप से जलन महसूस कराई थी। यूनचे की भौहें तन गईं। उसका हाथ लैन शुएरुओ की पतली कमर पर टिका हुआ था और उसका फिगर थोड़ा हिल गया था। वुल्फ फैंग मेस ने जमकर डांस किया और आसानी से यूनचे के चेहरे पर जा गिरा। लेकिन इससे पहले कि ब्लैक वुल्फ मुस्कुराता, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। क्योंकि वुल्फ फैंग मेस जो यूनचे पर स्पष्ट रूप से टूटा था, रुका नहीं, क्योंकि इसने अपने लक्ष्य को मारा था और इसके बजाय सीधे यूनचे के शरीर से होकर गुजरा। इसके पूरी तरह से गुजर जाने के बाद ही भ्रामक आकृति गायब हुई और यूनचे का असली शरीर लैन शुएरुओ को लेकर पहले ही ब्लैक वुल्फ की तरफ आ चुका था। उसने अपना सिर नहीं घुमाया, न ही उसने इधर उधर देखा। उसकी बाईं कोहनी अचानक पीछे की ओर धंस गई और ब्लैक वुल्फ की कमर पर जमकर प्रहार किया और फिर तुरंत पीछे हट गई। उसकी चाल तैरते हुए बादलों और बहते पानी की तरह चिकनी थी। जुआनली की वृद्धि के बाद स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो की गति और दूरी भी बहुत बढ़ गई थी। ब्लैक वुल्फ का उल्लेख नहीं है, यहाँ तक ब्लैक डेमन और लैन ज़ेरुओ भी पहले उसके टेलीपोर्टेशन को देखने में पूरी तरह से असमर्थ थे। इसके अलावा यह उस स्थिति के तहत था जहां उसने अपनी बाहों में लैन ज़ेरुओ के साथ टेलीपोर्ट किया था। ब्लैक वुल्फ, जिसे यूनचे की तरफ से भारी झटका लगा था, वह खेदजनक स्थिति में जमीन पर गिर गया और उसके 4 अंग फड़कने लगे। ब्लैक टाइगर और ब्लैक घोस्ट एकटक घूर रहे थे। ब्लैक टाइगर ने एक सांस ली और कहा, हम्फ, जैसा कि 4 प्रमुख संप्रदायों में से किसी से उम्मीद की जाती है। यह गहन आंदोलन कौशल वास्तव में अविश्वसनीय है। तो क्या हुआ? ब्लैक घोस्ट ने तिरस्कार से अपने होठों को मोड़ लिया। कोई बात नहीं, वह अभी भी नवजात गहन दायरे के 10वें स्तर पर है।
हालांकि ब्लैक वुल्फ को एक छोटा नुकसान हुआ, उसे नीचे ले जाने के लिए यह केवल 34 चालों की बात है। अरे ब्लैक वुल्फ, तुम अभी भी वहां क्यों पड़े हो? क्या तुम अपना बद दिखा रहे हो? तुम क्यों नहीं उठ रहे हो और इस बववा को मौत के घाट उतार दो? ब्लैक वुल्फ, काला भेड़िया, उद्धरण चिन्ह। ब्लैक घोस्ट लगातार कई बार चिल्लाया, लेकिन ब्लैक वुल्फ अभी भी बिना किसी प्रतिक्रिया के वहीं पड़ा था और 1 इंच भी नहीं हिला। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। यूनचे के मुंह का कोना पीछे हट गया और वह धीरे से हंसा। वह इस जीवनकाल में तुम लोगों को फिर कभी जवाब नहीं देगा। क्या? ब्लैक टाइगर और ब्लैक घोस्ट के चेहरे डूब गए। वे उसी समय आगे बढ़े और ब्लैक वुल्फ को लात मारी। तुरंत ही उनके हाव भाव एक ही समय में बहुत बदल गए। ब्लैक वुल्फ का पूरा चेहरा राख हो गया था और उसके मुंह के किनारे सफेद झाग के साथ मिश्रित ताज़ा खून की एक परत चिपकी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं और उसकी आंखें बाहर की ओर उभरी हुई थीं। हालांकि वे पूरी तरह से ध्यान और भावना से रहित थे और केवल मृत राख का क्षेत्र थे। मृत? वह दरअसल मृत? असंभव, असंभव। वह ऐसे ही कैसे मर सकता है? उसने इस बववा से केवल एक ही झटका लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्लैक वुल्फ की दयनीय स्थिति को देखते हुए ब्लैक डायमंड डर से पीला पड़ गया। उसने बस अपनी आंखों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। एक प्रथम स्तर के ट्रू प्रोफाउंड रियलम जुआनजे कैसे हो सकते थे, जिन्होंने 10वें स्तर के नवजात प्रोफाउंड रियलम जुआनजे से एक झटका लिया, मर गए ऐसे ही। उनके बीच का अंतर केवल एक स्तर का नहीं था, एक बड़े क्षेत्र का विभाजन भी था। यहाँ तक लैन शुएरुओ की खूबसूरत आंखें भी चौड़ी हो गईं क्योंकि वह कुछ देर के लिए खाली देखती रही। हालांकि जब उसे याद आया कि उसने जियो लुओचेन को अपंग कर दिया था, जो नवजात गहन दायरे के 10वें स्तर पर था, तो उसने तुरंत अधिक सहज महसूस किया। नवजात गहन दायरे के 10वें स्तर से एक झटका स्पष्ट रूप से एक सच्चे गहरे क्षेत्र शैंज को सीधे नहीं मार सकता था। हालांकि यद्यपि यूनचे की जुआनली विधर्मी आत्मा के तहत नवजात गहन दायरे के 10वें स्तर पर थी, लेकिन उसकी जुआनली की ताकत उससे कहीं अधिक थी। इस तथ्य के अलावा कि उसने अनगिनत लोगों को मार डाला था, वह मानव शरीर की संरचना से अतुलनीय रूप से परिचित था और मानव शरीर के घातक एक्यूपंक्चर बिंदुओं के स्थान से परिचित था। एक ही झटके में मार देना बिल्कुल भी अप्रत्याशित नहीं था। तुमने वास्तव में हमारे तीसरे भाई को मार डाला। मैं तुम्हारी लाश के 10,000 टुकड़े कर दूंगा। ब्लैक घोस्ट और ब्लैक टाइगर एक ही समय में गुस्से में थे। अपने पूरे शरीर में क्रोध और हत्या के इरादे से भरे हुए वे एक साथ यूनचे की ओर बढ़े। दो वुल्फ फैंड में से एक आश्चर्यजनक जुआनली तूफान में ऊपर उठे और यूनचे की ओर जोर से टकराए। यूचे ने हल्के से लैन शुएरुओ को पीछे की ओर धकेला। इस बार उसने चकमा नहीं दिया, बल्कि हल्के से हवा की सांस ली। उसके शरीर में विधर्मी आत्मा और उसके हाथ में टाइगर सोल के साथ उसकी तलवार का ब्लेड धधकती लपटों से प्रज्वलित हो गया। यह स्पष्ट था कि वह दो ट्रू प्रोफाउंड रियल जुआंजे के संयुक्त हमले का मजबूती से सामना करने जा रहा था। छोटे भाई यूं, सावधान! लैन शुएरुओ तुरंत चौंक गया और अनजाने में चिल्लाया। नवजात गहन क्षेत्र दो वास्तविक गहन क्षेत्रों के हमलों का सामना कैसे कर सकता है? क्लैंग! टाइगर सोल स्वॉर्ड और दो वुल्फ नुकीले गदा एक साथ ठोस रूप से टकराए और धातु की कान छिदवाने वाली आवाज लंबे समय तक सुनाई देती रही। इस समय ब्लैक घोस्ट और ब्लैक टाइगर के मुंह के कोने ठंडी मुस्कान प्रकट कर रहे थे। अगर विरोधी ने पहले उस रहस्यमय गहन आंदोलन कौशल का इस्तेमाल किया होता तो उन्हें सिरदर्द हो सकता था, लेकिन चूंकि प्रतिद्वंद्वी ने लापरवाही से इसका मुकाबला किया, वे निश्चित थे कि इसका एकमात्र परिणाम यह होगा कि उनके हाथ सीधे घायल हो जाएंगे या यहां तक मौके पर ही हार जाएंगे। लेकिन उनकी ठंडी मुस्कान केवल एक पल के लिए ही रही, पूरी तरह से जमने से पहले, क्योंकि जो उनकी भुजाओं से निकला था वह वास्तव में एक अविश्वसनीय रूप से बड़ी पुनरावृत्ति शक्ति थी। इससे उनकी भुजाओं में तेज दर्द होने लगा और उनके अंगूठे और तर्जनी के बीच का जाल फट गया और यूनचे की बाहें भी डूब गईं, लेकिन तुरंत ही उसके माथे पर फीनिक्स की छाप हल्की सी चमक उठी। उसके मुंह से धीमी चीख के साथ टाइगर सोल सोड दो भेड़िए नुकीली गदा के दमन के तहत एक सांस के समय के लिए रुक गया। फिर इसने अचानक एक कान छिदवाने वाली बाघ की दहाड़ छोड़ी जो दो वुल्फ नुकीली गदा से होकर गुजरी और ब्लैक घोस्ट और ब्लैक टाइगर की ओर बह गई, जिसकी पुतलियां एक धधकती लौ को ले जाते हुए बेहद फैली हुई थीं। RIP! दो वुल्फ फैंड मेज बड़े करीने से आधे में काटे गए थे और यूनचे का स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो भी उसी क्षण सक्रिय हो गया था। तेज रोशनी की एक लकीर लिए हुए वह बिजली की तरह दो लोगों के शरीर के बीच से गुजरा और उनके पीछे 5 कदम दिखाई दिया। ब्लैक टाइगर और ब्लैक घोस्ट के हाव भाव उनकी पुतलियों के फैलते ही जम गए। घातक सन्नाटे के तहत उनके सिर बड़े करीने से उनकी गर्दन से गिरे और सूखी जमीन पर लुढ़क गए। बुरा शैतान! चीता! उद्धरण चिन्ह! ब्लैक डेविल और ब्लैक टाइगर को एक पल में सिर कटता देख ब्लैक डायमंड की हिम्मत टूट गई और उसने मौके पर ही खून के छींटे मार दिए। काले दानव भाड़े के सैनिक सभी हक्का बक्का रह गए। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि ट्रू प्रोफाउंड दायरे के 3 शक्तिशाली उपकप्तान एक 16 वर्षीय युवक के हाथों पलक झपकते ही मर गए थे। हे, इतना दुखी मत हो, आप जल्द ही मिलेंगे। यूचे ने मुड़कर काले दानव को एक ठंडी मुस्कान के साथ देखा। टाइगर सोल तलवार अचानक उठाई गई और 1 मीटर लंबी ज्वाला जीप दूर से उसकी ओर बढ़ी। कमीने, मैं तुम्हें तुम्हारे खून से चुकाऊंगा, मैं तुम्हारे शरीर के 10,000 टुकड़े कर दूंगा। उसने अपनी गदा लहराई और यूनचे की जलती हुई जीप को तितर बितर कर दिया। फिर उसने ऊंची छलांग लगाई और छलांग लगाते हुए यूनचे की ओर लपका। यूनचे ने भी छलांग लगाई, टाइगर सोल सोड को कसकर पकड़ लिया और हवा में काले दानव से टकरा गया।
क्लैंग, चिंगारी सभी दिशाओं में उड़ गई। उनके दोनों शरीर एक ही समय में हिंसक रूप से कांपने लगे और फिर पीछे की ओर उड़ गए। युनचे जमीन पर गिर गया और उसके खड़े होने से पहले उसका शरीर थोड़ा सा हिल गया। जब ब्लैक डेमन उतरा तो वह खुद को स्थिर करने से पहले 5 या 6 कदम पीछे हट गया। उसके हाथ में पिग आयरन गदा में आश्चर्यजनक रूप से एक उंगली गहरी नोक थी। युनचे के साथ मारपीट करने के बाद काला दानव आखिरकार समझ गया कि ब्लैक डेविल, ब्लैक टाइगर और ब्लैक वुल्फ को युनचे द्वारा लगातार क्यों मारा गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि शुद्ध जुआनली के इस संघर्ष में वह भी नुकसान में था। काले दानव की आंखें हिंसक रूप से हिल गईं और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। असंभव, बिल्कुल असंभव। वह स्पष्ट रूप से नेसेंट प्रोफाउंड रियल्म जुआनली के 10वें स्तर पर था और वह ट्रू प्रोफाउंड रियल्म के 3रे स्तर पर था। उसकी जुआनली की ताकत उससे ज्यादा मजबूत कैसे हो सकती है? यह असंभव था, बिल्कुल असंभव। लेकिन वह इस पर विश्वास करने के लिए कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, सच्चाई उसके सामने स्पष्ट रूप से रखी गई थी। प्रतिद्वंद्वी का जुआनली का स्तर स्पष्ट रूप से उसकी तुलना में कम था, लेकिन जुआनली की ताकत मजबूती से बेहतर थी। इसके अलावा प्रतिद्वंद्वी के हथियार ने एक बड़ा फायदा उठाया। उनका वुल्फ फैंग मेस एक सच्चा गहरा हथियार था और लड़ाई के दौरान यह उनकी जुआनली से भी प्रभावित था। फिर भी यह वास्तव में एक वार से उसकी गदा में इतना बड़ा सेंध लगाने में सक्षम था। यदि इसे कुछ और बार मारा जाता तो इस बात की अत्यधिक संभावना थी कि यह आधे में कट जाएगा। ऐसा लगता है कि आप केवल इतने ही हैं। युनचे ने अपना हाथ उठाया और टाइगर सोल सोर्ड की पीठ को छुआ और उसका मजाक उड़ाया। बब्वा, बहुत अहंकारी मत बनो। मैं अभी अभी तुम्हारे साथ नरमी बरत रहा था। तुम्हारे जैसा नवजात गहन दायरे वाला कचरा मेरा ब्लैक दानव का विरोधी कैसे हो सकता है? हाँ, स्टॉर्म स्ट्राइक। काला दानव दर्जनों वर्षों से बाहर भटक रहा था। संप्रदाय की विरासत के बिना वह स्वाभाविक रूप से कोई उच्च स्तरीय हुआन कौशल नहीं सीख सकता था। हालांकि उसने बहुत से निम्न स्तर के हुआन कौशल सीखे थे जिन्हें कहीं से भी खरीदा जा सकता था। जैसे ही वह युनचे के पास पहुंचा, उसका शरीर अचानक तेजी से घूमने लगा। उसने अपनी गदा घुमाई और एक जुवानली स्टॉर्म बनाया जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। डांग डांग डांग। युनचे का फिगर थोड़ा पीछे हट गया। उसने जल्दी से क्षैतिज रूप से ब्लॉक करने के लिए टाइगर सोल तलवार का इस्तेमाल किया और ब्लैक दानव के सभी हमलों को पूरी तरह से रोक दिया। हर बार टाइगर सोल स्वॉर्ड वुल्फ नुकीली गदा से टकराती थी, यह एक कर्कश आवाज निकालती थी और आकाश को चिंगारी से भर देती थी। 30 से अधिक लगातार टक्करों के बाद युनचे पीछे की ओर तब तक उड़ता रहा जब तक कि वह 10 कदम से अधिक दूर नहीं हो गया। इस समय ब्लैक डेमन के हमले भी बंद हो गए। उसने फिर युनचे की ओर इशारा किया और दहाड़ते हुए कहा, तुम लोग अभी तक वहां क्यों खड़े हो? मेरे लिए उसे मार डालो। जो कोई भी उसे मारेगा वह उप कप्तान होगा। ब्लैक डेमन भाड़े के लोग अभी भी पूरी तरह से 3 उप कप्तानों के पलक झपकते मरने के सदमे से उबर नहीं पाए थे। इस समय जब उन्होंने काले दानव की तेज दहाड़ सुनी तो ऐसा लगा जैसे वे अभी अभी सपने से जागे हों। उन्होंने तुरंत सभी दिशाओं से झुंड बनाकर युनचे को घेर लिया। बड़ी बहन, अपनी रक्षा करो। अपने आसपास 70 से 80 गहरे गहरे दायरे वाले काले दानव भाड़े के सैनिकों के साथ युनचे निश्चित रूप से लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता था। इस तरह की स्थिति में वह अब लैन शुएरुओ की परवाह नहीं कर सकता था। लैन शुएरुओ की ताकत के साथ भले ही उसका शरीर कमजोर था, अगर वह केवल नवजात गहन दायरे के दुश्मनों का सामना कर रही थी तो वह थोड़े समय के लिए किसी भी खतरे में नहीं होगी। तुम मौत को दावत दे रहे हो। 10 से अधिक काले दानव भाड़े के सैनिकों ने एक साधारण गठन किया और एक ही समय में युनचे पर झपट पड़े। युनचे पीछे नहीं हटे। जब उसने अपनी तलवार के वार से उनके हमलों का सामना किया तो उसके मुंह के कोने से एक ठंडी मुस्कान प्रकट हुई। ज्वाला की एक विशाल जीभ बाहर निकली जिससे उसके हाथ में टाइगर सोल तलवार तुरंत 8 फीट की लंबाई तक बढ़ गई। पफ 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 पफ। ज्वाला की जीभ पहले व्यक्ति के शरीर में बह गई और उसकी ग्रीवा कशेरुकाओं को तोड़ दिया। फिर गति खोए बिना यह दूसरे, तीसरे, चौथे की ओर बह गया। कई दुश्मनों का सामना करते समय जब तक कि किसी के पास पूरी तरह से भारी ताकत न हो, उन सभी पर एक साथ हमला करना बहुत वर्जित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे हमले की शक्ति बहुत अधिक फैल जाएगी। इसके बजाय व्यक्ति को अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हें एक एक करके तोड़ना चाहिए ताकि शरीर पर दबाव धीरे धीरे कम हो जाए। हालांकि युनचे ने जो चुना वह ज्वाला जुआनली का स्वीप था। इन नवोदित गहरे दायरे के दुश्मनों के सामने उसकी जुआनली को बिल्कुल भी भारी नहीं माना जा सकता था। हालांकि उनका हथियार एक पृथ्वी गहन तलवार थी जो नवजात गहन दायरे जुआनली की रक्षा को आसानी से काट सकती थी। उसने जो ज्वाला छोड़ी वह विधर्मी परमेश्वर की शक्ति के नियंत्रण में फीनिक्स की आग थी। जुआनली के लाभ के साथ उसकी गहन कला और हथियार के पूर्ण दमन के अलावा उसका झाड़ू एक सच्चा झाड़ू बन गया और उसे बिल्कुल भी मजबूर नहीं किया गया। उसे घेरने वाले दर्जनों लोगों में से 7 या 8 युनचे के एक वार में सीधे बह गए। उसके पीछे हवा की आवाज आ रही थी और एक भारी चौड़ी कुल्हाड़ी उसकी गर्दन पर कटी हुई थी। अपना सिर घुमाए बिना उसने अपने बाएं हाथ को मुट्ठी में जकड़ लिया और उसे हवा के खिलाफ मार दिया। टकराना। उस पर घात लगाकर हमला करने वाले काले दानव भाड़े के सैनिक का सीना तुरंत टुकड़ों में बिखर गया और वह खून की उल्टी करते हुए दूर तक उड़ गया। मरना। इन काले दानव भाड़े के सैनिकों के प्रति युनचे के मन में जरा भी दया या करुणा नहीं थी।
उसने छलांग लगाई, 3 काले दानव भाड़े के सैनिकों के हमलों से बचा और काले दानव भाड़े के सैनिकों की छाती पर तिरछा वार किया, सीधे उसकी छाती में एक खूनी छेद बना दिया। पीछे हटने के बल पर उसका शरीर दूर से ही निकल गया और हवा में एक झोंके के साथ उसने 3 लोगों को आग की लपटों में खींच लिया। जब वह उतरा तो उसकी तलवार से और 3 लोगों को उड़ते हुए भेजा गया। उसे घेरने वाले काले दानव भाड़े के सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई और एक ज्वार की तरह उन्होंने भीड़ के भीतर युनचे को घेर लिया। युनचे की अभिव्यक्ति बिना किसी लहर के शांत थी और स्टार गॉड की टूटी छाया की मदद से उसका शरीर भीड़ के बीच से गुजरते हुए एक तूफान की तरह तेज था। टाइगर सोल तलवार जहां भी जाएगी, हथियार निश्चित रूप से टूट जाएंगे और लोग निश्चित रूप से एक वार में मारे जाएंगे। टाइगर सोल स्वॉर्ड के सामने ये नवजात गहरा क्षेत्र जुआनजे की जुआनली की रक्षा वास्तव में कागज की एक पतली परत से अलग नहीं थी। कुछ ही समय बाद युनचे के शरीर पर पहले से ही बड़ी मात्रा में खून के छींटे पड़ गए थे, लेकिन वह इससे पूरी तरह अनजान था। उसने अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को मार डाला था और उसके लिए लोगों को मारना उतना ही सामान्य था जितना गेहूं की कटाई। इससे उसके दिल में जरा सी भी लहर नहीं उठी। काला दानव जो दूरी पर खड़ा था, मूल रूप से युनचे को घेरने के दौरान चुपके से हमला करना चाहता था और एक घातक झटका देना चाहता था। हालांकि जब उसने युनचे के पूरे शरीर को खून से नहाते हुए देखा, जब उसने काले दानवों के भाड़े के समूहों का नरसंहार किया जैसे कि वह घास काट रहा हो, उसके दिल में एक गहरी ठंडक उभरने लगी। यह स्पष्ट रूप से केवल एक युवा था, लेकिन उसने वास्तव में इतनी सफाई से मारा और फुर्ती से, बिना किसी हिचकिचाहट के या उदारता, दिल, कोमलता, सदयता, ढिलाई, मृदुता, मार्दव। इसके अलावा जब उसने मारा तो उसकी टकटकी और अभिव्यक्ति बहुत शांत थी, इतनी शांत कि ऐसा नहीं लगा कि वह लोगों को मार रहा है। उसने अपने जीवन काल में जितने लोगों को मारा था उसकी संख्या कम नहीं थी, 100 नहीं तो 80 कम से कम थी, लेकिन लोगों को मारते समय इतना शांत रहना उसके लिए बिल्कुल असंभव था। इसके अलावा वह स्पष्ट रूप से केवल नवजात गहन दायरे में था, फिर भी उसके पास इतनी भयानक ताकत थी। ज्वाला की भयावह जीभ, वह भयानक लंबी तलवार जिसने भी छुआ उसे मार डाला। काले दानव के दिल की धड़कन तेज और तेज हो गई। युनचे पर चुपके से हमला करने का विचार जल्दी से गायब हो गया और उसके दिल की गहराइयों में एक गहरा और गहरा डर बढ़ता गया। उसके कदम पीछे हटने लगे, फिर उसने अपना शरीर मोड़ लिया और भाग गया। भागना चाहते हो? उसकी हरकतें पूरी तरह से युनचे की नजरों में आ गईं। युनचे की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और टाइगर सोल सोर्ड के प्रहार से उसने आसपास के सभी काले दानव भाड़े के सैनिकों को भगा दिया। फिर एक कदम के साथ वह सीधे लगभग 30 मीटर की ऊंचाई तक उछला। उसकी ठंडी टकटकी ब्लैक दानव पर बंद हो गई और उसका पूरा शरीर अचानक एक चमकदार लाल लौ से प्रज्वलित हो गया। फीनिक्स विंग का एम्पायरियन डांस। युनचे के पूरे शरीर में आग की लपटें पागलपन से जल उठीं। उसके पीछे 2 जलते हुए फीनिक्स पंख फैले हुए थे और उसका पूरा शरीर नीचे गिरा हुआ था। दूर से ऐसा लग रहा था कि एक छोटी फीनिक्स आकाश से उतर रही है, साथ में एक बेहोश फीनिक्स रो रही है। फीनिक्स विंग का एम्पायरियन डांस एक फीनिक्स फ्लेम स्किल जिसे वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स के 5वें चरण में रिकॉर्ड किया गया। स्क्रीन पर ज्वलंत पंखों की एक जोड़ी उपयोगकर्ता की पीठ पर दिखाई देगी और एक अद्वितीय शक्तिशाली गति के साथ यह दुश्मन की ओर चार्ज होगी और बड़े पैमाने पर आग की लपटों का कारण बनेगी। मूल रूप से इसे केवल फीनिक्स के विश्वोर्ड के 5वें चरण की फीनिक्स लॉ ऊर्जा के साथ सक्रिय किया जा सकता था। हालांकि युनचे की अत्यंत उच्च बोध क्षमता के साथ उन्होंने गहन प्रवेश द्वार को खोलने के लिए विधर्मी भगवान के अग्नि बीज की शक्ति का उपयोग किया और इसे सक्रिय करने के लिए फीनिक्स लॉ ऊर्जा के साथ मिश्रित अपने स्वयं के विधर्मी भगवान की लॉ ऊर्जा का उपयोग किया। हवा से आए तीव्र दबाव और चिलचिलाती तापमान ने ब्लैक दानव को अवचेतन रूप से घूमने का कारण बना दिया। हालांकि भले ही उन्होंने इसे पहले ही महसूस कर लिया हो, फिर भी उनके लिए फीनिक्स विंग के एम्पायरियन डांस की अद्वितीय गति से बचना असंभव था। बूम! एक विशाल विस्फोट व्यावहारिक रूप से आकाश के माध्यम से गूंज उठा। सूखी जमीन पर अनगिनत दरारें मकड़ी के जाले की तरह तेजी से फैल गईं, लेकिन वे तुरंत प्रचंड लपटों से ढंक गईं, जो पागलपन से प्रज्वलित हुईं। प्रचंड लपटों के भीतर एक काली आकृति विस्फोटक रूप से निकली, हवा में बड़ी मात्रा में ताज़ा रक्त छिड़का। तब फटे हुए बोरे की नाई वह भूमि पर गिरा और धूलि का बादल उड़ा गया। काले दानव भाड़े के सभी आंदोलन बंद हो गए। उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और डर के मारे उस काली आकृति को देखा जो इस समय आग की लपटों के पीछे जमीन पर मरोड़ रही थी। लैंशुएरो का पूरा शरीर भी अवाक रह गया था। उसके छोटे हाथ ने उसके मुंह को ढंक दिया और उसकी निगाहें सदमे और धुंधली से भर गईं। युनचे धीरे धीरे काले दानव के सामने गया और उसके शरीर को देखा जो जमीन पर पड़ा था, खड़ा होने में असमर्थ था। युनचे की आंखें उदासीनता से भर गईं। फीनिक्स विंग के एम्पायरियन डांस को सक्रिय करने से एक बार भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत हुई। आज वह दूसरी बार इसका उपयोग कर रहा था और इस तथ्य को जोड़ते हुए कि हेरेटिक सोल प्रोफाउंड गेट लंबे समय से खुला था, इसने उसके शरीर को कमजोरी की एक बहुत गंभीर भावना दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि इस हमले का असर साफ दिख रहा था। अभी अभी प्रभाव के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से ब्लैक दानव की रीढ़ की हड्डी टूटने की आवाज सुनी। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाने के कारण ब्लैक डेमन को पूरी तरह अपंग माना जा सकता था। यहां तक अगर वह जीवित रह पाता तो भी वह जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त ही रहेगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। युनचे के दृष्टिकोण को महसूस करते हुए ब्लैक डेमन ने दया के लिए एक दर्द भरी पुकार निकाली।
अपने जीवन को संजोना मानव की सहज प्रवृत्ति थी, उसके जैसे शुद्ध रूप से दुष्ट व्यक्ति का उल्लेख नहीं करना, जिसने अपने अधिकांश जीवन के लिए एक स्वतंत्र और मुक्त जीवन व्यतीत किया था। यूनचे नीचे झुके, अपने हाथ की पीली स्थानिक अंगूठी को हटा लिया और ठंडेपन से कहा, अब आपके अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं है। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, यूचे की हथेली काले दानव की गर्दन पर जा लगी। दरार की आवाज के साथ काले दानव की गर्दन सीधे टूट गई। उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं और उसने फिर कोई आवाज नहीं की। मर गया, कप्तान मर गया, कप्तान मर गया। 3 उप कप्तानों की मृत्यु के बाद ब्लैक डायमंड मर्सेनरी ग्रुप का सबसे मजबूत सदस्य, जो सर्वोच्च नेता भी था, डर के मारे पहले भाग गया और भागते समय यूनचे द्वारा आसानी से मार दिया गया। काले दानव भाड़े के सैनिक, जो अपनी रीढ़ की हड्डी खो चुके थे, सभी डर से कांप रहे थे और उनकी आत्माएं उनके शरीर से निकल गईं। काले दानव की लाश के पास पानी की तरह शांत चेहरे के साथ खड़े युवाओं को देखते हुए उनके सभी लड़ाई के इरादे अंतहीन आतंक और भय में बदल गए। संक्षिप्त सन्नाटे में आग की लपटें धीरे धीरे बुझ गईं। यूचे धीरे धीरे ठंडे चेहरे के साथ आगे बढ़ा। जैसे ही वह चला, यूनचे के सबसे करीब भाड़े के काले दानव की आंखें सिकुड़ गईं। फिर उसने अचानक एक अजीब सी चीख निकाली और अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। उसके कार्यों ने तुरंत सभी काले दानव भाड़े के सैनिकों को जगा दिया और वे आतंक में भाग गए, अब किसी और चीज की परवाह नहीं करते। छोड़ना चाहते हैं। उनके भागने से यूनचे को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। इसके बजाय उसकी आंखों से एक बर्फ जैसी ठंडी हत्या का इरादा चमक उठा। उसने जुआनली को अपने पैरों के नीचे इकट्ठा किया और उड़ गया। कुछ ही सांसों में वह पहले से ही भागते हुए काले दानव भाड़े के सैनिकों को पकड़ चुका था। यदि ये काले दानव भाड़े के सैनिक तितर बितर होकर भाग जाते तो वह असहाय हो जाता। हालांकि उसने उनके 4 कप्तानों को मार डाला था, इसलिए इन काले दानव भाड़े के सैनिकों ने उसके प्रति एक बड़ा भय विकसित कर लिया था। वे सभी अवचेतन रूप से विपरीत दिशा में भाग गए जहां से वह खड़ा था। इसके अलावा वह दिशा पीछे के पहाड़ से एकमात्र निकास थी। भागने वाली टीम के पीछे यूनचे ने हवा में ऊंची छलांग लगाई। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद वह स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो के साथ क्षैतिज रूप से चला गया और सीधे टीम के ऊपर पहुंचा। ब्लेड पर प्रज्वलित आग की लपटों के रूप में टाइगर सोल तलवार ने नीचे की ओर इशारा किया। उसकी बाहों के केंद्र में सुनहरी फीनिक्स छाप ने एक चमकदार सुनहरी रोशनी छोड़ी। तारा झुलसता हुआ दानव कमल एक कम मंत्र के साथ यूचे का पूरा शरीर आग की लपटों में जल गया और वह अचानक नीचे गिर गया। बूम! जहां यूचे उतरा था वहां से भयानक लपटें फूटीं। उन्मत्त रूप से जारी जुआनली फीनिक्स की लपटों में बदल गया और परत दर परत फैल गया। एक पल में इसने 60 मीटर से अधिक के दायरे को घेर लिया, निर्दयतापूर्वक सभी काले दानव भाड़े के सैनिकों को निगल लिया। आकाश से ऐसा लग रहा था जैसे यूचे के स्थान के केंद्र में एक अतुलनीय रूप से सुंदर ज्वाला कमल उग्र रूप से खिल गया हो। हालांकि हर पंखुड़ी घातक फीनिक्स की लपटों से जल रही थी। विशाल अग्नि कमल के भीतर से अनगिनत रक्त रंजित चीखें निकली, जो नरक की गहराई से रोने के समान दयनीय थीं। हालांकि स्टार सिजलिंग डायमंड लॉर्ड्स ने इस वजह से कोई दया नहीं दिखाई। यह निर्दयता से खिलता रहा। ज्वाला जीभों की परतें धीरे धीरे अग्नि के एक प्रज्वलित कमल में खिल गईं जो बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। लेन शुएरो, जो बहुत दूर नहीं खड़ा था, पहले से ही पूरी तरह से स्तब्ध था। हालांकि वह युवा थी, उसने बहुत सारे विशेषज्ञों को देखा था, जिनमें उच्च स्तरीय गहन विश्व क्षेत्र विशेषज्ञ और यहां तक कि गहन आकाश क्षेत्र के सुपर विशेषज्ञ भी शामिल थे। हालांकि उन्होंने कभी किसी को बनिंग हेवन स्कूल सहित इतने भव्य तरीके से आग की विशेषता वाली गहन कला को जारी करते नहीं देखा था, जिसमें ब्लू विंड साम्राज्य में सबसे मजबूत अग्नि विशेषता गहन कला थी। इससे भी ज्यादा अविश्वसनीय बात यह थी कि इस तरह का हमला वास्तव में यूचे की तरफ से हुआ था। एक युवक जो केवल 16 वर्ष का था। नसेंट प्रोफाउंड रियल्म का पहला स्तर नवजात प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर को हराता है। 1 महीने के समय में एक पूरे दायरे को पार करना। नसेंट प्रोफाउंड रियल्म का 10वां स्तर लगातार 4 ट्रू प्रोफाउंड रियल्म शैंज का सिर काट रहा है। मेरी भावनाओं ने मुझे धोखा नहीं दिया, वह निश्चित रूप से वह व्यक्ति है जिसकी मुझे तलाश थी। लेन जुएरो ने उसके सामने खालीपन से देखा और धीरे से बुदबुदाया। ज्वाला कमल पहले से ही अपने सबसे बड़े आकार में खिल चुका था, लेकिन उसके भीतर खून जमा देने वाली चीख वास्तव में नर्म हो गई थी। लपटों की परतों के माध्यम से लेन जुएरो स्पष्ट रूप से आग की लपटों के भीतर लुढ़कती हुई आकृतियों को देख सकता था। उसने अपना सिर दूर कर लिया क्योंकि उसके दिल में एक गहरी असहनीय भावना उभरी। इस समय उसने देखा कि ऊंचे थके हुए भाव के साथ आग की लपटों के भीतर से टाइगर सोल तलवार को खींच रहा है और वह भारी कदमों के साथ बाहर निकल रहा है। उसके शरीर पर कपड़े पहले से ही फटे हुए थे और उस पर लगे खून के धब्बे भी ज्वाला कमल से काले हो गए थे। जूनियर भाई यून, लेन शुएरो घबराकर चिल्लाए और जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। हालांकि जैसे ही वह यूचे के पास जाने वाली थी, उसने अपने कदम रोक लिए और एक पल के लिए आगे बढ़ने से भी डर गई, क्योंकि वर्तमान यूनचे ने उसे अपरिचितता का एक अपरिहार्य एहसास दिया था। ताकत में विस्फोटक वृद्धि अभी भी गौण थी। जब उसने पहले 3 उप कप्तानों को मार डाला और जब उसने इन काले दानव भाड़े के सैनिकों का नरसंहार किया, तो उसकी सभी चालें थोड़ी सी भी लापरवाही के बिना घातक थीं। एक लौ कमल ने एक बार फिर 70 से अधिक काले दानव भाड़े के सैनिकों को उनकी कब्र पर भेज दिया था। पलक झपकते ही उसने 100 से अधिक लोगों का वध कर दिया था, फिर भी उसके भाव नहीं बदले।
वह स्पष्ट रूप से केवल 16 वर्ष का युवा था, फिर भी उसके पास वास्तव में ऐसा राक्षसी स्वभाव था। सीनियर सिस्टर, मैं थोड़ा थक गया हूँ, मेरी मदद करो। यूनचे के कदम अस्थिर थे और उसका शरीर हिल रहा था। बोलते बोलते उसका शरीर शिथिल हो गया और वह लगभग गिर पड़ा। स्टार स्कॉचिंग डेमन लोड्स एक फीनिक्स लॉ कौशल था जो फीनिक्स के विश्वकोट के छठे चरण में निहित था। इसकी मारक शक्ति फीनिक्स विंग के एम्पायरियन डांस जितनी महान नहीं थी, लेकिन इसमें भस्मक शक्ति का एक अत्यंत भयानक बड़ा क्षेत्र था। फीनिक्स विंग के एम्पायरियन डांस को हवा के बीच में सक्रिय करना पड़ा और स्टार स्कॉचिंग डेमन लोड्स किसी भी राज्य और किसी भी स्थान से खिल सकता था। हालांकि एक ही समय में यह भारी खपत के साथ था। फीनिक्स विंग के एम्पायरियन डांस का 2 बार उपयोग करना, एक बार स्टार स्कॉचिंग दानव लोड्स का उपयोग करना, विधर्मी आत्मा राज्य की निरंतरता के अलावा इस छोटी सी अवधि में उनकी ज्वानली लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई। लैन शुएरुओ जल्दी से यूनचे का समर्थन करने के लिए आगे बढ़े। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने पूछा, जूनियर भाई यूं, क्या तुमने अतीत में बहुत से लोगों को मारा है? यूनचे पहले चुप था, फिर धीरे से सिर हिलाया, मैंने बहुत कुछ मारा है, जितना तुम सोच सकते हो उससे कहीं अधिक। उसने अपने पीछे धीरे धीरे सिकुड़ते लौ वाले कमल को देखा और कहा, बड़ी बहन, क्या आपको लगता है कि मैं बहुत क्रूर हूं और मुझे इन लोगों को नहीं मारना चाहिए जो अब हम पर हमला नहीं कर रहे हैं और विशुद्ध रूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं? लैन शुएरुओ ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप मान गई। यूनचे ने लैन शुएरुओ को देखा और कहा, सीनियर सिस्टर, मैंने पहले भी कहा है कि आपका स्वभाव बहुत नर्म और दयालु है, लेकिन ये शब्द सीनियर सिस्टर के लिए प्रशंसा नहीं है, बल्कि एक प्रकार की आहें हैं। सीनियर सिस्टर को महसूस करना चाहिए था कि ये सभी दुष्ट लोग अपने शरीरों पर न्यूनाधिक शत्रुता लिए हुए हैं। वे लोग हैं जो पहले मारे गए हैं, और जिन लोगों को उन्होंने मारा है वे ज्यादातर दयालु लोग होने चाहिए थे जिन्हें उन्होंने लूटा और उन पर हमला किया। इन दुष्ट लोगों को बहुत पहले मर जाना चाहिए था, मृत्यु भी उनके अपराधों को मिटा नहीं सकती। पहले उन्होंने हमें 1 महीने से अधिक समय तक परीक्षण के मैदान में भी फंसाया था। अगर मैं फीनिक्स परीक्षण में पास नहीं हुआ होता तो वरिष्ठ बहन और मैं बच नहीं पाते और पूरे फीनिक्स कबीले के नष्ट होने की संभावना होती। मुझे उन्हें मारना कम से कम अत्यधिक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लैन शुएरुओ ने अपने होंठ हल्के से हिलाए। पहले से ही बुझते लौ कमल को देखते हुए उसने एक अनिश्चित आवाज के साथ कहा, जब से मैं छोटी थी मेरे गुरु ने मुझे परोपकारी होना सिखाया, लोगों के साथ नरमी से व्यवहार करना और सभी जीवित चीजों से प्यार करना। उनके शरीर में वास्तव में बुराई है, लेकिन आखिरकार वे सभी जीवित प्राणी हैं। इससे पहले उन्होंने पहले ही अपने हथियार फेंक दिए थे और भागने का विकल्प चुना था। वे अब हमारे लिए खतरा नहीं है, तो क्यों हम उन्हें जाने नहीं दे सकते? उद्धरण चिन्ह। वे बेहद शातिर और दुष्ट लोगों का एक समूह है। अगर हम उन्हें आज जाने देते हैं तो इस बात की संभावना है कि वे कल दूसरों को मार देंगे और यह बहुत से लोग हो सकते हैं। यूनचे ने सख्त अभिव्यक्ति के साथ कहा, लेकिन उन्हें मारने से कई निर्दोष लोगों को बचाया जा सकता है। बेशक अच्छे लोग और निर्दोष लोग मारे नहीं जा सकते, लेकिन इन दुष्ट लोगों को मारना न केवल यह दुष्ट नहीं है, यह लोगों को बचा भी रहा है। उन्हें जाने देना ही सच्ची बुराई है। उद्धरण चिन्ह। लैन शुएरुओ, छोटे भाई यूं, तुमने सच में यह किया है। यह बहुत अच्छा है, यह वास्तव में बहुत अच्छा है। इस समय फैंग बायचुआन, जो अभी भी बेहोश फैंग जू एयर को ढो रहा था, फीनिक्स कबीले के बाकी लोगों के साथ चला गया। उनमें से हर एक के चेहरे उत्साह और आंसुओं से भरे हुए थे। वे यूनचे को जिस नजर से देखा करते थे वह और भी उत्कट था, जैसे कि वे किसी भगवान को देख रहे हों। जब यूनचे ने काले दानव को मार डाला तो गुफा के प्रवेश द्वार पर सीलिंग फॉर्मेशन को फैंग बायचुआन द्वारा खोला गया, और बाद में उन्होंने जो दृश्य देखा उसने उन्हें बेहद उत्साहित और हैरान कर दिया। उनमें से कई बुजुर्ग बुदबुदाए बिना नहीं रह सके। यह निश्चित रूप से हमें बचाने के लिए फीनिक्स भगवान द्वारा भेजा गया दूत है। फीनिक्स भगवान हमें कभी नहीं भूला है। यूनचे ने फैंग बायचुआन के आलिंगन में पीले चेहरे वाले फैंग जू एयर पर नजर डाली और जल्दी से कहा, कबीले के नेता फैंग, बुरे लोगों को साफ कर दिया गया है। जल्दी से जू र और अन्य लोगों को पीने के लिए कुछ साफ पानी खोजने के लिए घर वापस लाओ, लेकिन तुरंत मत खाओ। जल्दी जाओ, ये बच्चे अभी बहुत खतरनाक स्थिति में हैं। हम बाद में अन्य चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। फैंग बायचुआन ने सिर हिलाया और फिर बाकी समूह के साथ पहले से ही बेहोश बच्चों को लाया और जल्दी से घाटी के प्रवेश द्वार की दिशा में दौड़ा। जब वे उस स्थान से गुजरे जहां अग्निकमल जल रहा था तो वे सभी अचानक अपनी पटरियों पर रुक गए और सतर्कता से आगे देखने लगे। अग्निकमल के बुझने के बाद जमीन पर लकवाग्रस्त बैठे 2 पीले चेहरे वाले काले दानव भाड़े के सैनिक उनकी दृष्टि में दिखाई दिए। उनके अधिकांश कपड़े पहले ही जल चुके थे और उनके शरीर पर कई जले के निशान थे, लेकिन वे सभी हल्के जले थे। वे पहले स्टार सिजोरिंग डेमन लोड्स के बिल्कुल किनारे पर थे, इसलिए वे वास्तव में अग्निकमल से प्रभावित नहीं थे, वे केवल बाद में बह गए थे। जमीन पर लकवाग्रस्त होने का कारण यह नहीं था कि वे भारी रूप से घायल थे, बल्कि इसलिए कि वे विशाल अग्निकमल से इतने भयभीत थे कि उनके पैरों में इतनी पीड़ा थी कि वे अधिक समय तक खड़े नहीं रह सकते थे। अब जब उन्होंने फैंग बायचुआन और अन्य लोगों को अपने सामने आते देखा तो उनकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और वे डरे हुए पक्षियों की तरह घबराकर पीछे हट गए। वास्तव में ऐसी मछलियां हैं जो जाल से बच गईं। यूनचे के चेहरे पर एक हैरान कर देने वाला भाव प्रकट हुआ।
उसने जल्दी से लैन शुएरुओ के हाथों में टाइगर सोल तलवार रख दी और जल्दी से कहा, सीनियर सिस्टर, मेरी जुआनली इस समय घाटे में है, इसलिए मैं कोई कदम नहीं उठा सकता। जल्दी जाओ और उन 2 लोगों को मार डालो, हम बिल्कुल उन्हें भागने नहीं दे सकते। उसने अवचेतन रूप से टाइगर सोल तलवार ले ली, लेकिन लैन शुएरुओ बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। कुछ देर उसकी आंखों से ओझल हो जाने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने कभी किसी को नहीं मारा है और मैं किसी को मारना नहीं चाहती। यह उनका भाग्य माना जा सकता है कि वे जीवित रहने में सक्षम थे। पूरे समूह का सर्वनाश कर दिया गया था और उनके पास अब लौटने के लिए घर नहीं है। अभी अभी भय का अनुभव करने के बाद यह माना जा सकता है कि उन्हें अपनी सजा मिल गई है। बस उन्हें जाने दो। काला दानव भाड़े का समूह अब मौजूद नहीं है और भविष्य में वे शायद अब बुराई नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। नहीं। यूनचे ने अतुलनीय दृढ़ संकल्प के साथ अपना सिर हिलाया। नर्म दिल होना और खरपतवार काटते समय जड़ों को न खींचना दुश्मन का सामना करते समय हमेशा सबसे बड़ा टैबू होता है। यदि आप उन्हें नहीं मारते हैं तो इसके कुछ अप्रत्याशित और गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जल्दी करो और करो। उद्धरण चिन्ह। यूनचे के शब्द बहुत जरूरी थे और बहुत सख्त भी। लैन शुएरुओ का सामना करते समय यह उसकी सामान्य सज्जनता से बिल्कुल अलग था। लैन शुएरुओ के होंठ हिल गए। वह 2 कदम आगे बढ़ी लेकिन फिर रुक गई। चाहे कुछ भी हो जाए, वह टाइगर सोल सोर्ड को नहीं उठा सकती थी। अंत में उसने चुपचाप आह भरी और काले दानव भाड़े के 2 भाग्यशाली बचे लोगों से कहा, तुम दोनों जा सकते हो। भविष्य में एक दुष्ट व्यक्ति मत बनो, वरना अगर मैं तुमसे दोबारा मिलूं तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें हल्के में नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। लैन शुएरुओ के शब्दों ने जमीन पर लकवाग्रस्त 2 काले दानव भाड़े के सैनिकों को एक सपने से जगा दिया। वे जल्दी से जमीन से रेंग कर ऊपर आ गए। हालांकि वे मुड़े नहीं और लैन शुएरुओ के विचार के अनुसार भागे नहीं। इसके बजाय उनकी आंखों में अचानक अंधेरा छा गया और वे फैंग बायचुवान की ओर झपटे। कबीले नेता फैंग, सावधान। यूनचे की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि वह जोर से दहाड़ रहा था। हालांकि यूनचे के चिल्लाने में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। वह काला दानव भाड़े का सैनिक पहले से ही बिना तैयारी वाले फैंग बायचुवान के सामने आ गया था। नेसेंट प्रोफाउंड रियल्म के 6ठे स्तर की अपनी ताकत के साथ फैंग बायचुवान संभवतः उसे कैसे रोक सकता है। एक पल में उसने फैंग बायचुवान को बहुत दूर से खटखटाया और उसी समय उसके हाथों से फैंग जू एर को छीन लिया। उसके दाहिने हाथ ने एक हुक बनाया और फैंग जू एर की गर्दन को दबा दिया। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान दिखाई दी। आओ मत, पीछे हटो, पीछे हटो, वरना मैं तुरंत उसकी गर्दन काट दूंगा। जू एर। फैंग बायचुवान, जिसे गिरा दिया गया था, अनैच्छिक रूप से चिल्लाया। लैन शुएरुओ की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई और उत्सुकता से कहा, तुम दुष्ट चोर हो। मैंने तुम्हें सद्भावना से बाहर जाने दिया, लेकिन तुमने वास्तव में ऐसा घृणित और बेशर्म कृत्य किया। जू एर को तुरंत रिहा करो। हे काले दानव भाड़े के व्यक्ति ने उपहास किया। हमारे काले दानव भाड़े के समूह ने इस 10,020 पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई, लेकिन हमारे पूरे समूह को एक ही खजाने के लिए मिटा दिया गया। मैं कैसे जाने के लिए तैयार हो सकता हूँ? अपने खजाने को तुरंत सौंप दें, नहीं तो मैं इस कमीने का गला दबाकर मार डालूंगा। मैं बहुत स्पष्ट हूँ कि यह आपके कबीले के नेता का बेटा है। मैं देखना चाहता हूँ कि आपका खजाना अधिक महत्वपूर्ण है या इस कमीने का जीवन। अगर तुम लोगों ने इसे नहीं दिया तो मैं वैसे भी अब और नहीं जीना चाहता। मेरे साथ आप में से एक को नीचे खींचने में सक्षम होने के लिए और मेरे मरने से पहले आप लोगों को फूट फूट कर रोते हुए देखें, यह बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। लैन शुएरुओ ने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली और उसका चेहरा गुस्से से घातक रूप से पीला पड़ गया। उसके बगल में यूचे की शांत और बर्फीली आवाज आई, सीनियर सिस्टर, यह आपकी झिझक, नर्म दिल और परोपकार का परिणाम है। आपने दया करके 2 दुष्ट लोगों को रिहा कर दिया, लेकिन जुएर के जीवन को उनके हाथों में दे दिया। यह वह परिणाम है जो आप देखना चाहते थे। मैं इसके अलावा, भले ही उन्होंने ऐसा नहीं किया हो, यहाँ से भागने के बाद आपको क्या लगता है कि वे क्या करेंगे? वे यह खबर फैलाएंगे कि यहाँ एक रहस्यमय गांव और तथाकथित खजाना छिपा हुआ है। उस समय कौन जानता है कि कितनी शक्तिशाली ताकतें और संप्रदाय आने और खजाने की खोज करने के लिए चिंतित होंगे। उस समय इस फीनिक्स कबीले को एक ऐसे संकट का सामना करना पड़ेगा जो इस समय से अनगिनत गुना बड़ा है, और इसके कारण सभी का वध भी किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। यूचे ने लैन शुएरुओ को देखा और प्रत्येक शब्द एक सुई की तरह था जो सीधे उसके दिल में चुभ गया। मैंने लोगों को मार डाला, मैंने सैकड़ों दुष्ट लोगों को मार डाला, लेकिन मैंने उन अनगिनत लोगों का बदला लिया जिन्हें उन्होंने नुकसान पहुंचाया, और यहाँ तक उन अनगिनत लोगों को बचाया जो शायद भविष्य में इनसे नुकसान। तुमने किसी को नहीं मारा, यहाँ तक कि दया करके 2 दुष्ट लोगों को छोड़ दिया, लेकिन यहाँ 200 या इतने ही मासूम लोग, बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक, सभी इस वजह से दयनीय मौत मरेंगे। क्या यह परोपकार और सार्वभौमिक प्रेम की आपकी समझ है? उद्धरण चिन्ह। रुकना, उसे चोट मत करो। जब तक आप जुएर को जाने देंगे, मैं आपसे कुछ भी वादा करूंगा। फैंग जुएर की जीवन शक्ति पहले से ही बेहद कमजोर थी, और अब जब वह शैतान के चंगुल में फंस गया था, फैंग बायचुवान अब पहले की तरह शांत नहीं था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि उसने अपना हाथ उठाया और घबराहट में चिल्लाया, तो फिर आपने उस खजाने को तुरंत क्यों नहीं सौंप दिया जिसकी आप रखवाली कर रहे हैं? भाड़े के काले दानव का चेहरा भयावह था क्योंकि वह लगभग पागलों की तरह दहाड़ रहा था।
लेकिन हमारे पास वास्तव में कोई खजाना नहीं है। तुम अभी भी इतनी जिद्दी होने की हिम्मत करती हो। ऐसा लगता है कि तुम अब अपने बेटे की जिंदगी नहीं चाहती। काले दानव भाड़े के सैनिक ने एक भयावह मुस्कान प्रकट की जब फैंग जुएर की गर्दन के चारों ओर का हाथ अचानक से कड़ा हो गया। हालांकि फैंग जुएर बेहोश था, फिर भी उसका पीला सा चेहरा दर्द की अभिव्यक्ति प्रकट कर रहा था। रुकना। लैन शुएरुओ ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी तलवार काले दानव भाड़े के सैनिक पर तान दी। वह इतनी गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ थी। उसका हृदय अतुलनीय पछतावे से भर गया था। अगर उसने युनचे की बातें सुनी होती और उन्हें मार दिया होता तो यह वर्तमान स्थिति नहीं होती और उसे कोई चिंता नहीं होती। पर अब जब बात इतनी हो गई तो पछताने से क्या फायदा। उसके पीछे युनचे ने बिना भाव के अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली काले दानव भाड़े के सैनिक का सामना कर रही थी क्योंकि उसने हल्के से एक शब्द उगल दिया, विस्फोट। हुश। दबी आवाज के साथ काले दानव भाड़े के सिर के पीछे से आग की लपटों की एक बड़ी गेंद अचानक फूट पड़ी। लाल लाल लपटें समय की 2 सांसों में उसकी गर्दन की जीवन रेखा से जल गईं, जिससे उसकी आंखें बाहर निकल आईं। उसने शक्तिहीन रूप से फैंग जुएर को जाने दिया और उसका शरीर गिरे हुए लकड़ी के खंभे की तरह जमीन पर गिर गया। उसने अंतिम सांस ली। यूचे के स्वभाव के साथ स्पष्ट रूप से उसके लिए एक खतरनाक मछली जो जाल से बच निकली थी प्रकट होने की अनुमति देना असंभव था। ये 2 काले दानव भाड़े के सैनिक जो जीवित रहने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली थे, उन्हें यूचे द्वारा जानबूझकर जीवित छोड़ दिया गया था। हालांकि स्टार झुलसाने वाले दानव लॉर्ड्स ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इसने उनके शरीर में बिना जली जुआनकी को डाल दिया। अपने भारी भय के तहत भले ही उन्होंने विदेशी जुआनकी को अपने शरीर में घुसते हुए महसूस किया हो, फिर भी वे विदेशी जुआनकी को शांति से बाहर करने में सक्षम नहीं होंगे। सही समय पर युनचे जुआनली को प्रज्वलित करेगा और उनके शरीर के भीतर फीनिक्स ज्वाला को प्रज्वलित करेगा। इन 2 लोगों को जिंदा छोड़ने का कारण लैन ज़ेरुओ को एक आवश्यक सबक सिखाना था। इसे अच्छे इरादों के साथ कहा जा सकता है, क्योंकि वह लैन शुएरुओ को भविष्य में उसकी अत्यधिक कोमल दयालुता के कारण आहत नहीं देखना चाहता था। फैंग बायचुवान को पहले तो अचंभित कर दिया गया, फिर वह आगे बढ़ा और फैंग जू र को गले लगा लिया। यह देखकर दूसरे काले दानव भाड़े के भाव बहुत बदल गए। उसने एक अजीब सी चीख निकाली और बेतहाशा भाग गया। यूचे ने अपना हाथ नीचे कर लिया। अपनी अत्यधिक थकावट के कारण वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया और उत्सुकता से बुदबुदाया, सीनियर सिस्टर ज़ेरुओ। काले दानव भाड़े के सैनिक को देखते हुए जो आगे और आगे भाग रहा था, लैन जुएरुओ का दाहिना हाथ जो टाइगर सोल तलवार को पकड़े हुए था थोड़ा कांपने लगा। युनचे के एक एक शब्द सुई की तरह थे, साथ ही वह दृश्य जिसके कारण उसे पहले पछतावा हुआ था उसके दिमाग में भारी कौंध गया। उसने आखिरकार अपना दाहिना हाथ उठाया, जुआनली को संघनित किया और टाइगर सोल तलवार को काले दानव भाड़े के दिल के पीछे की ओर गोली मार दी। जैसे ही टाइगर सोल तलवार उसके हाथ से उड़ गई, उसने अपना सिर घुमा लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। पूफ। टाइगर सोल स्वॉर्ड ने निर्दयता से पीछे से भाड़े के काले दानव के दिल में छेद कर दिया, उसके शरीर में छेद कर दिया और उसकी छाती के सामने से उड़ गया। डंक ध्वनि के साथ यह चट्टान के एक टुकड़े पर कील ठोंक दिया। काला दानव भाड़े का सैनिक जमीन पर गिर गया और उसने फिर कोई आवाज नहीं की। ब्लेड के शरीर में प्रवेश करने की आवाज स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी, जिससे लैन ज़ेरुओ का शरीर अचानक कांपने लगा। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और उसने उन्हें बहुत देर तक खोलने की हिम्मत नहीं की। दूरी में भाड़े के आखिरी काले दानव की लाश को देखते हुए यूचे ने चुपचाप अपने दिल में आहें भरी और धीमी आवाज में कहा, यह पहली बार होना चाहिए जब सीनियर सिस्टर ज़ेरुओ ने किसी को मार डाला हो। ठीक है, किसी को मारने की भावना पहली बार के लिए बहुत ही असहज और दर्दनाक है। उसके बाद आपको लगातार कुछ रातों के लिए भयानक दुःस्वप्न भी आ सकते हैं। मुझे यह सब पता है। अगर सीनियर सिस्टर शुएरुओ सिर्फ एक साधारण लड़की होती तो मैं तुम्हें ऐसा दर्दनाक काम नहीं करने देती। लेकिन भले ही मैं वरिष्ठ बहन की असली पहचान नहीं जानता, वरिष्ठ बहन के स्वभाव, व्यवहार, जुआनली और उस अनुबंधित गहन जानवर के आधार पर जो आकाश में उच्च नियंत्रण कर सकता है, बहुत सारे संकेत मुझे बता रहे हैं कि वरिष्ठ बहन की पृष्ठभूमि निश्चित रूप से है साधारण नहीं है। यदि यह महान संप्रदाय से नहीं है तो यह एक अत्यंत उच्च स्थिति वाले महानुभाव से है। उद्धरण चिन्ह। चूंकि यह इस तरह के स्तर पर है तो यह सत्ता संघर्ष और षड्यंत्रों से भरा होना तय है। बड़ी बहन का अत्यधिक कोमल हृदय और परोपकारी स्वभाव बार बार बड़ी बहन को नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि घातक नुकसान भी। मैं सीनियर सिस्टर को इस तरह का नुकसान नहीं देखना चाहता, इसलिए बड़ी बहन को कम से कम दोस्तों और दुश्मनों के साथ अलग अलग व्यवहार करना सीखना चाहिए। एक वाक्य है जो सीनियर सिस्टर को क्रूर लग सकता है, लेकिन मेरा मानना कि सीनियर सिस्टर के आसपास ऐसे लोग जरूर हैं जिनमें खुद सीनियर सिस्टर भी शामिल हैं, जिन्हें दुश्मनों के प्रति सीनियर सिस्टर की नरमी के कारण अपूरणीय क्षति हुई है। उद्धरण चिन्ह। यूचे के शब्दों ने लैन शुएरुओ को पहले तो चुप कर दिया, लेकिन जब युनचे ने अपना आखिरी वाक्य पूरा किया तो उसका पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा और फिर काफी देर तक कांपने लगा। उसके चेहरे से दर्द के भाव भी झलक रहे थे। लंबे समय के बाद जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो यूनचे पहले ही फीनिक्स कबीले के 2 युवकों की मदद से बहुत दूर चल चुका था। एक पल के लिए उसकी आंखें नम हो गईं और उसके मुंह के कोने से एक हल्की सी फुसफुसाहट निकली, यूचे, धन्यवाद।
काले दानव भाड़े के सैनिकों के साथ हुई घटना के कारण फीनिक्स कबीले को जीवन शक्ति का एक छोटा नुकसान हुआ, लेकिन सौभाग्य से भले ही कई लोगों के शरीर लंबे समय तक कमजोर थे और कुछ गंभीर रूप से बीमार भी पड़ गए, यूचे के साथ किसी का जीवन नहीं था खतरे में। यूनचे ने फीनिक्स ट्रायल पास कर लिया था, फीनिक्स इम्प्रिंट प्राप्त कर लिया था, फीनिक्स कबीले के संकट को हल कर लिया था और दर्जनों कबीले सदस्यों को ठीक करने के लिए अपने चमत्कारी चिकित्सा कौशल का प्रदर्शन किया था जो आसन खतरे में थे। इन दिनों फीनिक्स कबीले में हर कोई यूनचे को एक देवता के रूप में मानता था और उनके लिए उनका सम्मान चरम पर था। और आज विशाल स्नो ईगल आखिरकार जाग गया और यह यूनचे और लैंजुएरो के जाने का समय था। फैंग बायचुवान को विदाई देते समय फैंग बायचुवान का चेहरा अनिच्छा से भर गया। उसने यूचे को देखा और कुछ चिंता के साथ कहा, हमारा कबीला दुनिया से इतने लंबे समय तक छिपा रहा है और इस सुनसान जगह में छिपा हुआ है। इसका कारण यह है कि हमारे पास फीनिक्स इम्प्रिंट है, लेकिन केवल एक बेहद कमजोर शक्ति है। यदि यह पूरे कबीले के छिपने के लिए नहीं होता तो यह अछूती छाप हमारे लिए अंतहीन परेशानी लेकर आती। लेकिन नवजात गहन दायरे में किसी भी यादृच्छिक क्षण हम विरोध करने में असमर्थ थे और केवल कुचले जा सकते थे। इस बार की बात है, यह सौभाग्य की बात है कि आप लोग हमारे पास थे, नहीं तो हमारा मुरझाया हुआ कुल शायद पहले ही पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता। भले ही संकट बीत गया हो, मैं वास्तव में डरा हुआ हूँ। हमारा छोटा कबीला इतना कमजोर है, भविष्य में ऐसा होने से बचना असंभव है और अगर आप जैसे महान लोग अगली बार दिखाई नहीं देते हैं। उद्धरण चिन्ह। हालांकि यूनचे मुस्कुराया और फैंग बायचुवान से कहा, कबीले के नेता फैंग, वास्तव में विदाई देने के अलावा मैं आपको एक और मामले के लिए ढूंढने आया था। यह आप लोगों की मदद करने के लिए है ताकि आप अपने वंश में अभिशाप को दूर कर सकें। यूचे का छोटा वाक्य फैंग बायचुवान के कानों में वज्रपात की तरह बज रहा था। उसका शरीर कांपने लगा और उसके पूरे चेहरे की बनावट सख्त हो गई। उसके बाद उसकी निगाहें कांपने लगी और वह दौड़कर यूचे के सामने आ गया। उसके हाथों ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और उत्साह से कांपती आवाज में बोला, क्या कहा तुमने क्या कहा? तुम इसे फिर से कहो। उद्धरण चिन्ह। फैंग बायचुवान की प्रतिक्रिया पूरी तरह से यूनचे की अपेक्षाओं के अनुरूप थी। उन्होंने सीधे फैंग बायचुवान की आंखों में देखा और ईमानदारी से कहा, दरअसल आपके वंश में मौजूद अभिशाप को दूर करना बहुत आसान है, इसे फीनिक्स फ्लेम से जलाकर पूरी तरह से मिटाया जा सकता है। उस दिन मैंने जुआनली में खुद को बहुत थका दिया था, इसलिए मैंने जुआनली को लापरवाही से छूने की हिम्मत नहीं की। मैं आज ही पूरी तरह से ठीक हुआ हूँ, इसलिए मैंने आज ही आपको बताया था। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए यूचे ने अचानक अपना हाथ उठाया और उसके दाहिने हाथ की तर्जनी ने फैंग बायचुवान के माथे पर गहरे लाल फीनिक्स के निशान को छू लिया। फीनिक्स फ्लेम की एक बिंदी जल्दी से उसकी उंगली की नोक पर प्रज्वलित हुई और फिर तुरंत फैंग बायचुवान के फीनिक्स मार्क में उड़ेल दी गई। फैंग बायचुवान के चेहरे पर दर्द के निशान दिखाई दिए, लेकिन यह केवल एक पल के लिए दिखाई दिया। उसके बाद उसके माथे पर फीनिक्स के निशान का रंग अचानक बदलना शुरू हो गया, गहरे लाल से चमकीले लाल तक, जब तक कि यह भूरे रंग के मामूली संकेत के बिना एक लाल रंग का लाल हो गया। यूचे ने अपनी उंगली हटा ली और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। फैंग बायचुवान ने अपने माथे पर फीनिक्स के निशान को छूने के लिए अपने कांपते हाथ को बढ़ाया, जो पहले से ही झुलसा देने वाली गर्मी बन चुका था। वह इतना उत्साहित था कि वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए और रोते हुए स्वर में कहा, अभिशाप चला गया, यह वास्तव में पूरी तरह से चला गया। यूनचे मुस्कुराया, इन कुछ दिनों के स्वस्थ होने के बाद सभी के शरीर कमोबेश ठीक हो गए हैं। आइए इस अवसर को सभी को एक साथ इकट्ठा करने के लिए लें और मैं सभी के अभिशाप के निशान को मिटा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अच्छा। फैंग बायचुवान ने आंखों में आंसू के साथ सिर हिलाया। यूनचे को देखते हुए उसके दिल में कृतज्ञता इतनी प्रबल थी कि इसे किसी भी शब्द से बयां नहीं किया जा सकता था। यूनचे ने काले दानव भाड़े के समूह का वध किया, उनके पूरे कबीले की जान बचाई और उनके वंश में अभिशाप को खत्म किया, उनके कबीले को हजारों शरद ऋतु और सैकड़ों पीढ़ियों के लिए बचाया। इसने उनके पूरे कबीले को अपनी ताकत वापस पाने और अपनी गरिमा वापस पाने की अनुमति दी। अपनी रक्षा करने की शक्ति के साथ अगली पीढ़ी को अब इस उजाड़ पर्वत श्रृंखला में चुपके से छिपने की आवश्यकता नहीं होगी। इस हफ्ते एक और अपडेट था। रविवार की रात मेरी बहन को पीटा गया। फोरेंसिक डॉक्टर ने निर्धारित किया कि यह एक मामूली चोट थी, विशेष रूप से उसकी नाक का छोटा फ्रैक्चर जो अपूरणीय था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे परिवार के साथ ऐसा कुछ होगा। हमलावर एक पेशेवर था और उसने उस समय अपराध करना चुना जब मेरी बहन ने रात 8:30 बजे अपनी दुकान बंद की, जब आसपास की सभी दुकानें बंद थीं और आसपास कोई नहीं था और रोशनी बहुत कम थी। उसने कुछ दिन पहले ही आसपास के कैमरों को भी बदल दिया और जब उसने अपराध किया तो उसने अपना चेहरा भी ढक लिया और पिटाई करने के बाद कोई निशान या सबूत नहीं छोड़कर भाग गया। मेरी बहन आमतौर पर लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है और लोगों के साथ उसके संबंध भी बहुत अच्छे हैं। उसका कोई दुश्मन नहीं है और एकमात्र संदिग्ध पास का प्रतियोगी है, क्योंकि मेरी बहन की दुकान का व्यवसाय अपेक्षाकृत अच्छा है जबकि उस व्यक्ति का व्यवसाय धूमिल है। इसके अलावा उसने उससे पहले 3 बार उसे धमकाने के लिए लोगों को काम पर रखा था, लेकिन जबकि मैं यह जानता था मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैंने पुलिस को फोन किया, लेकिन उन्होंने केवल एक साधारण बयान लिया और फिर कोई हलचल नहीं हुई। मेरी बहन को इस तरह का सामना करना पड़ा और मेरा दिल बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, जिससे मुझे और भी बुरा लगता है।
अगले दिन मैं अपनी बहन से मिलने गया और उसका झुलसा हुआ चेहरा देखा। शायद मेरी बहन के बिना लोग इस तरह की भावना को समझ नहीं पाएंगे। शायद आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके अपने माता पिता को कैसा महसूस होगा जब उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। यह पहली बार था जब मैंने इस तरह की भावना का सामना किया था और इसे सहन करना अप्रत्याशित रूप से कठिन था। यह इतना बुरा था कि मैं इसे सहन नहीं कर सका और इसने मुझे चाकू लेने और किसी को मारने के लिए प्रेरित किया। इस सप्ताह मैं इस स्थिति में रहा हूँ। मैं नहीं लिख सकता और कोड की गुणवत्ता भी बहुत खराब है। मुझे नहीं पता कि सार्वजनिक सुरक्षा में लोग हैं या नहीं और लोगों की अदालत जो मुझे कुछ प्रभावी मदद दे सकती है। धन्यवाद। कल से मैं तीसरा अपडेट शुरू करूंगा और धीरे धीरे मैं पहले से जो बकाया है उसे पूरा करूंगा। पिछले टूटे हुए अपडेट के लिए कृपया मुझे क्षमा करें, मैं इसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। पूरी सुबह बिताने के बाद युनचे ने फीनिक्स कबीले के खूनी अभिशाप को पूरी तरह से जला दिया। फिर उसने लैन शुएरू को विदाई दी और जायंट स्नो ईगल पर निकल गया। फीनिक्स कबीले के सभी सदस्य उन्हें विदा करने के लिए बाहर आए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और तब तक नहीं चले जब तक कि उनकी आकृतियां दृष्टि से पूरी तरह से ओझल नहीं हो गईं। पिताजी, क्या बिग ब्रदर यूचे को वास्तव में फीनिक्स भगवान ने हमें बचाने के लिए भेजा था? फैंग ज़ुएर ने अनिच्छा से आकाश की ओर देखा और मासूमियत से पूछा। फैंग बाइचुआन ने अपने बेटे के सिर को रगड़ा और धीरे से सिर हिलाया। हाँ, उस समय हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी गलती की थी। इतने वर्षों के प्रायश्चित और पश्चाताप के बाद फीनिक्स भगवान ने आखिरकार हमें माफ कर दिया। हालांकि मुझे एक अजीब सा एहसास है कि शायद एक दिन हम उसे फिर से देखेंगे। वास्तव में फैंग ज़ुएर और फैंग जियान एर की आंखें चमक उठी, उनके चेहरे उम्मीद से भरे हुए थे। निश्चित रूप से, फैंग बाइचुआन मुस्कुराया। खूनी श्राप के बिना उनकी गहन शक्ति अब प्रतिबंधित नहीं थी और उनके माथे पर फीनिक्स की छाप किसी भी समय छिपी हो सकती थी। इस प्रकार उनकी अगली पीढ़ी को इन गहरे पहाड़ों और खतरनाक मैदानों में छिपने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि जब हम उसे फिर से देखते हैं तो शायद जिस स्तर पर वह खड़ा है वह पहले से ही उस ऊंचाई पर होगा जिसे हर कोई देख सकता है। तो जियान एर, यदि आप वास्तव में उसे फिर से देखना चाहते हैं तो आपको कठिन साधना शुरू करनी होगी। अभी हमारे पास उसकी दया का बदला चुकाने की योग्यता नहीं है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं और आपके पास पर्याप्त शक्ति होती है तो आप इस जगह को छोड़ सकते हैं और उसके सहायक बन सकते हैं। भले ही यह मदद की थोड़ी सी राशि ही क्यों न हो, फिर भी यह काफी होगी हमारे कबीले को कृतज्ञ महसूस कराने के लिए। उद्धरण चिन्ह। हाँ, फैंग ज़ुएर और फैंग जियान एर ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उनके युवा चेहरे दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। यहाँ से ब्लू विंड इंपीरियल सिटी पहुंचने में कितना समय लगेगा? लिटिल स्नो की गति से यदि हम दिन में 14 घंटे उड़ते हैं तो हम लगभग 10 दिनों में वहां पहुंच सकते हैं। ब्लू विंड इंपीरियल सिटी, ब्लू विंड एम्पायर का देश। जब वह फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में रहता था तो युनचे ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में कदम रखेगा। ब्लू विंड एम्पायर के देश के रूप में ब्लू विंड एम्पायर का धन, अधिकार और जुआनली स्तर निस्संदेह साम्राज्य के चरम पर था। एक साधारण शहर में एक धनी व्यक्ति, एक शक्तिशाली व्यक्ति या एक विशेषज्ञ जो जनता को नीचा दिखा सकता है, अधिक से अधिक ऊपरी मध्य में होगा। आकाश धीरे धीरे काला हो गया। लंबे समय तक उड़ान भरने के बाद विशालकाय स्नो ईगल को आखिरकार एक ऐसा शहर मिला जो बहुत बड़ा नहीं था और उतरा। नमस्कार दुकानदार, क्या आप 10,000 मील साउंड ट्रांसमिशन टेलिस्मैन बेचते हैं? लैन शुएरुओ ने शहर के सबसे बड़े स्टोर में प्रवेश करने के बाद विनम्रता से पूछा। 10,000 मील ध्वनि संचरण तावीज। लैन शुएरुओ की बातों से दुकानदार हैरान रह गया। भले ही उसके सामने लैन शुएरुओ ने साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसकी हड्डियों में छिपी महान आभा को छुपाना मुश्किल था। यह कहते हुए कि उसका रूप बेहद सुंदर था और उसने 10,000 माइल साउंड ट्रांसमिशन टेलिस्मैन का भी इस्तेमाल किया। जिस क्षण उसने अपना मुंह खोला, दुकानदार ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और सावधानी से कहा, मिस, हमारी तरह एक छोटी सी दुकान नहीं है, एक भी नहीं है जो यात्रा कर सके 1000 मील, अकेले 10,000 मील ध्वनि संचरण तावीज। मैंने अपने जीवन में 10,000 मील की ध्वनि संचारित करने वाला तावीज कभी नहीं देखा है। हालांकि मेरे पास कुछ ऐसे हैं जो 100 मील की यात्रा कर सकते हैं। क्या आप देख सकते हैं कि क्या आप उनका उपयोग कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। कोई जरूरत नहीं है, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। लैन शुएरुओ ने निराशा से अपना सिर हिलाया। वह इंपीरियल सिटी को ध्वनि प्रसारण भेजना चाहती थी, लेकिन 100 माइल साउंड ट्रांसमिशन टेलिस्मैन बहुत दूर था। दुकानदार, क्या पास में कोई सराय है? युनचे ने पूछा। हाँ, दुकानदार ने सिर हिलाया और दाहिनी ओर इशारा किया। वहां उत्तर में सिर्फ एक गली में एक सराय है, इस शहर में एकमात्र भी है। उद्धरण चिन्ह। युनचे ने सिर हिलाया और लैन शुएरुओ से कहा, सीनियर सिस्टर, चलो इस सराय में कुछ देर रुकते हैं। लिटिल स्नो को भी आराम करने की जरूरत है। थोड़ी देर चलने के बाद युनचे और लैन शुएरुओ को इस शहर में एकमात्र सराय मिली। पहले ही देर हो चुकी थी और सराय शांत थी। मंद रोशनी में अंदर जाते हुए सामने की मेज पर केवल दुकानदार को झपकी आ रही थी। जब उसने कदमों की आहट सुनी तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोलीं। युनचे लैन शुएरुओ से एक कदम आगे थे। वह सामने की मेज पर गया, अपनी बाहों को पार किया और पूरी गंभीरता से कहा, दुकानदार, कृपया हमारे लिए 2 अतिथि कक्ष तैयार करें। सराय के दुकानदार ने जम्हाई ली।
जैसे ही वह बोलने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था, उसकी आंखों के कोने में अचानक एक बैंगनी रोशनी चमक उठी। उसकी आंखें तुरंत गाय की आंखों के आकार की हो गईं, क्योंकि यूचे के दाहिने हाथ की तर्जनी, जो उसकी छाती के सामने आड़ी थी, लंबवत उठी हुई थी और उसकी मध्य और अनामिका के बीच स्पष्ट रूप से एक बैंगनी रोशनी से घिरी हुई थी। बैंगनी गहरा सिक्का। दुकानदार की तंद्रा क्षण भर में गायब हो गई, यहां तक उसकी लार भी लगभग निकल गई। आधा जीवन इस सराय को चलाने के बाद भी उन्हें कुछ कैसे समझ में नहीं आया। उन्होंने तुरंत एक परेशान अभिव्यक्ति की और कहा, दो सम्मानित अतिथि, मुझे वास्तव में खेद है, इस छोटी सी सराय में केवल एक अतिथि कक्ष बचा है। केवल एक। यूचे ने अपना सिर घुमाया और लैन शुएरुओ से कहा, सीनियर सिस्टर, हम दूसरी सराय क्यों नहीं ढूंढ लेते? दुकानदार ने तुरंत सख्त लहजे में कहा, दो सम्मानित मेहमान, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस छोटे से शहर में हम एकमात्र सराय हैं। इसके अलावा एक बार जब आप इस छोटे से शहर को छोड़ दें तो इसके बारे में सोचना भी मत। 200 किलोमीटर के दायरे में रहने की जगह ढूंढना। आमतौर पर यह जगह इस समय भरी रहती है। आप भाग्यशाली हैं कि आज भी आपके पास एक कमरा है। इसके अलावा ये दो सम्मानित अतिथि एक प्रतिभाशाली पुरुष और एक खूबसूरत महिला हैं, जो स्वर्ग में बना एक आदर्श जोड़ा है। इसके अलावा वे आधी रात में एक साथ चल रहे हैं, एक नज़र और आप कह सकते हैं कि वे एक प्यारी जोड़ी हैं। क्या एक कमरा सही नहीं है? हमारे पास दो कमरे क्यों होने चाहिए? उद्धरण चिन्ह। लैन शुएरुओ को देखते हुए यूचे की एक परेशान अभिव्यक्ति थी, वरिष्ठ बहन, हम सिर्फ एक कमरे के साथ क्यों नहीं करते? इसके अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आता। उद्धरण चिन्ह। एक अकेला आदमी और एक अकेली औरत एक कमरे में। उसके दिमाग में अचानक कौंधने वाले दृश्य ने लैन शुएरुओ के दिल की धड़कन को बेवजह तेज कर दिया। उसने कुछ असमंजस में कहा, लेकिन उसके खत्म होने की प्रतीक्षा किए बिना दुकानदार पहले ही अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाया था, ठीक है, मैं तुम्हें अभी अतिथि कक्ष में लाता हूं। भले ही हमारी सराय छोटी है, हम गारंटी देते हैं कि यह साफ और आरामदायक होगी। आपकी संतुष्टि के लिए कृपया इस तरह। लैन शुएरुओ के शब्दों को तुरंत रोक दिया गया। उसने अपने होठों को चबाया, सोचा कि दुकानदार ने अभी क्या कहा है, और केवल अनुपालन कर सकती थी। यूचे की आंखों की गहराइयों में एक मुस्कान तैर गई। पिंकी की एक हल्की झिलमिलाहट के साथ वह बैंगनी गहरा सिक्का चुपचाप दुकानदार के हाथ में उछल गया। दुकानदार तुरंत खुशी से झूम उठा और खुशी से सामने चल पड़ा। उनकी सराय का कारोबार काफी अच्छा था और वह एक साल में लगभग 10 बैंगनी गहरे सिक्के कमा सकते थे। यूचे के इस एक कदम के साथ यह उसकी पूरे महीने की शुद्ध आय थी। उसने पहले भी उदार लोगों को देखा था, लेकिन उसने अपने पूरे जीवन में पहली बार किसी को इतना उदार देखा था। वह उन्हें सम्मानपूर्वक उनके कमरे में ले आया और जब वे चले गए तो उन्होंने विशेष रूप से उन्हें दरवाजा बंद करने में मदद की। फिर उसने अपने दिल में आह भरी, यह लड़की वास्तव में बहुत सुंदर है। यह युवक भी धनी और दबंग है। मुझे आश्चर्य है कि किस बड़े परिवार के पुरुष और महिला दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए निकले। अतिथि कक्ष को बड़ा नहीं माना जा सकता था, लेकिन फिर भी इसे स्वच्छ और सुरुचिपूर्ण माना जा सकता था। अंदर की साज सज्जा बहुत साधारण थी, लेकिन बिस्तर इतना बड़ा था कि उसमें दो लोग बिना किसी समस्या के आ सकते थे। विशाल स्नो ईगल की पीठ पर दिन भर हवा चलने के बाद वे दोनों पहले ही थक चुके थे। लैन शुएरुओ के कमरे में आने के बाद उसका दिल हिरण की तरह धड़क रहा था। उसकी सतर्क अभिव्यक्ति में घबराहट का संकेत था और उसने अपना सामान्य उदार और शांत रवैया पूरी तरह खो दिया। उसके सुरुचिपूर्ण गालों में अभी भी सुबह की चमक के समान हल्का सा निखार था, जिससे वह अपनी सामान्य कुलीन और सुरुचिपूर्ण उपस्थिति को थोड़ा खो देती थी और एक युवा लड़की का रूप धारण कर लेती थी जो पुरुषों को मदहोश कर सकती थी। यूचे ने मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर सिस्टर, आप बहुत थक गई होंगी। बिस्तर पर जाओ और पहले आराम करो। फिर तुम। लैन शुएरुओ ने शांत होने का नाटक किया, लेकिन उसके दिल ने धड़कना बंद नहीं किया, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। वह सोच नहीं सकता था। सोच रहा था, बेशक मैं फर्श पर सोने जा रहा हूँ। मैं एक आदमी हूँ, मैं बड़ी बहन को फर्श पर कैसे सोने दे सकता हूँ? यूचे का चेहरा एक हानिरहित, कोमल और मिलनसार मुस्कान से भरा हुआ था। बोलने के बाद वह पहले ही बिस्तर के विपरीत कोने में चला गया था, बर्फ से ठंडे फर्श पर बैठ गया, दीवार के खिलाफ अपनी पीठ टिका दी और कहा, बड़ी बहन शांति से सो सकती है, मैं यहाँ सीनियर सिस्टर की सुरक्षा के लिए रहूंगा। लैन शुएरुओ के दिल में घबराहट और बेचैनी गायब हो गई और इसकी जगह एक गर्म धारा ने ले ली जो उसके दिल में बहने लगी। उनके चेहरे पर मुस्कान ठीक वैसी ही थी जैसी उस वक्त हुई थी जब वे आसमान से गिरे थे और भारी चोटों के साथ जमीन पर गिरे थे। उसने उसे देखने के लिए एक कोमल नज़र का इस्तेमाल किया। यह पहली बार था जब उसने उसका सामना किया और यह उसके पूरे जीवन में भी पहली बार था कि उसके दिल में एक अवर्णनीय धड़कन महसूस हुई। यहाँ का फर्श लकड़ी का नहीं, बल्कि बर्फ जैसे ठंडे साधारण पत्थर का बना था। यहाँ तक अगर कोई फर्श पर एक तकिया के रूप में एक कंबल को पकड़ता है तो थोड़ी देर के बाद एक हड्डी भेदी ठंडक फैल जाएगी। लैन शुएरुओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, फर्श इतना ठंडा है, हम कैसे सो सकते हैं? तुम्हारे शरीर पर लगी चोटें अभी ठीक हुई हैं। तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं फर्श पर सो जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। लैन शुएरुओ के शब्दों ने यूचे को चौंका दिया और फिर उसने अतुलनीय दृढ़ संकल्प के साथ अपना सिर हिलाया, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं एक आदमी हूँ, मैं वरिष्ठ बहन को फर्श पर सोने कैसे दे सकता हूँ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अक्सर अतीत में फर्श पर सोने का अनुभव होता था, इसलिए
यह अलग है। यूनचे का चेहरा अभी भी दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि बड़ी बहन कहाँ सोना पसंद करती है। यह मामला हम पुरुषों की गरिमा से जुड़ा है। मैं खुद को बिस्तर पर सोने और एक महिला को फर्श पर सोने देने के बजाय बेहतर होगा कि मेरी बड़ी बहन तलवार से वार कर मुझे मार डाले। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, यूचे ने अपने दिल में बुदबुदाया, हम। ये शब्द इतने जाने पहचाने क्यों लगते हैं? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने ये शब्द पहले किसी और महिला से कहे हैं। पफ। यूचे के जिद्दी रूप ने एक आदमी की गरिमा चिल्लाते हुए चुपचाप लैन शुएरुओ के दिल में एक निश्चित गर्माहट पैदा कर दी और वह हंसी के बिना नहीं रह सकी।